वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ना बहुत ही रोचक और थ्रिलिंग होता है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में आप कई सारी आइडियोलॉजीज को इमर्ज होते और डोमिनेट करते हुए देखते हैं। आप देखते हैं कई सारे वॉर्स को, उनके साथ एसोसिएटेड ट्रीटीज को। विश्व के इतिहास को अगर आप गहराई से पढ़ें तो कभी तो ये आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला देगी और कभी आपको उदास बना देगी। लेकिन इस थ्रिलिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाया जा सकता है अगर हम इसमें एनिमेशन का सहारा लें। वैसे तो कई सारे तरीके हो सकते हैं जिसके जरिए विश्व इतिहास बहुत ही बेहतरीन हो सकता है, लेकिन हमने यहां पर स्टोरी टेलिंग और एनिमेशन का सहारा लिया है। उम्मीद करते हैं इसके जरिए वर्ल्ड हिस्ट्री की ये जर्नी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बन जाएगी। तो शुरू करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री को कंप्लीटली इन दिस सिंगल वीडियो, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ और जानकारियां भी दे देता हूं। यूपीएससी फाउंडेशन बैचेस के लिए आप ओनली आईएएस को अप्रोच कर सकते हैं। प्रहार 2.0 2024 को टारगेट करते हुए हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। संकल्प 2.0 2025 को टारगेट करते हुए हिंदी और इंग्लिश में ये बैचेस भी अवेलेबल हैं। टाइटन 4.0 2024 की बैचेस इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हैं। प्रहार की फीस 8,999 है, वहीं संकल्प की 10,999। टाइटन की फीस 8,999 है। वहीं अगर हम ऑप्शनल बैचेस की बात करें तो संकल्प 2.0 25 के लिए यानी कि 2025 के लिए, प्रहार 2.0 2024 के लिए और टाइटन 4.0 2024 के लिए अवेलेबल है। इन बैचेस के बारे में अगर आप कोई और डिटेल जानकारी चाहते हैं या फिर कम्युनिकेट करना चाहते हैं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस को फॉर दिस पर्पस, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो आइए बिना देरी किए विश्व इतिहास की इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, लेकिन अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत यूरोपियन रेनेसांस से होती है। यूरोपियन रेनेसांस को मिडीवल से मॉडर्न हिस्ट्री के बीच एक ट्रांजिशन पीरियड की तरह देखा जा सकता है, जो मिडिल एज ऑफ मॉडर्न डे सिविलाइजेशन के बीच एक ब्रिज का काम करती है। रेनेसांस एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है रीबर्थ या पुनर्जागरण। मिडिल एजेस के बाद आया ये रेनेसांस पीरियड यूरोप में कल्चरल, आर्टिस्टिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रीबर्थ का दौर लेकर आया, और इस पीरियड में क्लासिकल फिलॉसफी, लिटरेचर एंड आर्ट की रीडिस्कवरी हुई। ह्यूमन हिस्ट्री के कई ग्रेट थिंकर्स, ऑथर्स, स्टेट्समैन, साइंटिस्ट्स और आर्टिस्ट्स जैसे कि लियोनार्डो डा विंची, रेने डेकार्ट, मैकियावेली, निकोलस कॉपरनिकस, गैलीलियो एटसेट्रा ने इस मूवमेंट में अपना पूरा योगदान दिया। इसके अलावा ग्लोबल एक्सप्लोरेशन के दौरान यूरोपियंस न्यू लैंड्स और कल्चर से भी संपर्क में आए, जिसने एक न्यू सोसाइटी की नींव की भूमिका निभाई। अगर हम रेनेसांस की शुरुआत की बात करें तो ये इटली के कल्चरली रिच टाउन फ्लोरेंस से होती है, जहां के वेल्दी सिटीजन्स ने रेनेसांस को सपोर्ट किया। ऐसी ही एक फैमिली थी मिची फैमिली, जो 60 इयर्स से भी अधिक समय से फ्लोरेंस पर रूल कर रही थी, और इन्होंने रेनेसांस मूवमेंट को स्ट्रांगली सपोर्ट किया। इसके अलावा इटली के न्यूमरस ग्रेट राइटर्स, आर्टिस्ट्स, पॉलिटिशियंस और पोएट्स ने इस इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक रेवोल्यूशन में अपना योगदान दिया। आज के वर्ल्ड ऑर्डर को स्ट्रांगली होल्ड करने वाले सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी जैसे आइडियाज की नींव रेनेसांस पीरियड में ही रखी गई थी। रेनेसांस की कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हमें रेनेसांस से पहले के समय यानी कि काल को देखना होगा, जिसे हिस्टोरियंस डार्क एजेस का नाम देते हैं। डार्क एजेस वो दौर था जब यूरोप में चर्च और फिड्यूलिज्म का डोमिनेंस था, और ये पीरियड साइंटिफिक टेम्परामेंट से भी डिवॉइड थी। कई बार तो किंग से ज्यादा पावर चर्च के हेड पोप एंजॉय करते थे, और इन सब में सबसे बुरी कंडीशन अगर किसी की थी तो थी पीजेंट्स की, जो फ्यूडल लॉर्ड के लैंड पर काम किया करते थे। फ्यूडल लॉर्ड्स के मैनोर में जो भी प्रोड्यूस किया जाता था वो लॉर्ड्स और इनहेबिटेंट्स के कंजम्पशन के काम आता, और ट्रेड का स्कोप ना के बराबर ही था। फ्यूडल सोसाइटी उस वक्त रिजिड क्लासेस में डिवाइडेड थी, जहां सोशल मोबिलिटी का कोई स्कोप नहीं था। मोनार्की तो थी, लेकिन किंग के पास रियल ऑथोरिटी नहीं थी, और पावरफुल लॉर्ड्स यानी फ्यूड्स को पब्लिक के वेलफेयर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेजॉरिटी लोग पीजेंट्स थे, और ज्यादातर प्रोड्यूस लॉर्ड्स के लग्जूरियस लिविंग में वेस्ट हो जाया करता था, जिस कारण इकोनॉमिक स्टैगफ्लेशन की कंडीशन थी। पीजेंट्स के पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं थी, क्योंकि उनका सर्वाइवल लैंड से जुड़ा हुआ था, और कोई इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप नहीं थी। 2000 साल पुराने चाइनीज मैनुअल ऑफ स्टेट क्राफ्ट ताओ ते चाइना के अकॉर्डिंग, The ancients practiced the way which did not enlighten the people. They used it rather to stupefy them. The people are hard to rule when they have too much knowledge. Therefore, ruling a state through knowledge is to rock the state. Ruling a state through ignorance brings stability to the state.
यूरोपियन कैथोलिक चर्चेस अपने डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए सेम प्रिंसिपल यूज किया करते थे। यूरोप के रूलर्स के क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करते ही चर्च के हेड पोप वेस्टर्न वर्ल्ड के क्रिश्चियन वर्ल्ड के भी हेड बन गए थे। 6th सेंचुरी तक के कई इंस्टेंसेस में तो पोप की पावर किंग की पावर से भी ज्यादा होती थी। रोमन कैथोलिक चर्चेस और यहां तक कि लोगों को एम्पावर करने वाली मोनास्ट्रीज और मॉन्क्स भी करप्शन के जाल में फंस चुके थे। ये चर्चेस फिड्यूलिज्म जितनी ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन बन चुकी थी, जहां चर्च के पास मैसिव प्रॉपर्टी थी और पोप, नन्स और बिशप्स एक प्रिंस की तरह लाइफस्टाइल एंजॉय करते थे। चर्च द्वारा सिन रिमूवल, लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस और कई न्यूमरस रिचुअल्स के एक्सचेंज में पैसे चार्ज किए जाते थे। मिडिवल टाइम में चर्च ही एकमात्र एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था, लेकिन वहां लैटिन लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाती थी, जो एक एलीट लैंग्वेज थी। इसके अलावा लॉजिक, रीजन और साइंस के एजुकेशन को डिस्करेज किया जाता था और सोसाइटी में विचेस, मैजिक, सुपरस्टिशियस का डोमिनेंस था। इसके अलावा गॉड और रिलीजन के अगेंस्ट बोलने वालों को हेरेसी के चार्जेस में जिंदा जलाकर पनिश किया जाता था। न्यूमरस साइंटिफिक थिंकर्स चर्च के इस बेरहम रूल की बलि चढ़ गए। कई लोगों को विच या ईवल स्पिरिट से पोजेस बोलकर भी पनिश किया जाता था। 7th सेंचुरी में क्रूसेड्स यानी होली वॉर के दौरान यूरोपियंस रिच अरब सिविलाइजेशन के और उनके लग्जरी गुड्स के कांटेक्ट में आए। इन लग्जरी गुड्स की डिमांड यूरोप के लॉर्ड्स में इंक्रीज होने लगी। इसके अलावा इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी मेथड्स के कारण इंक्रीज हुई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के कारण अब पीजेंट्स नॉन एग्रीकल्चर गुड्स के बायर बन रहे थे। इन बढ़ती डिमांड्स के कारण यूरोप का ईस्ट से ट्रेड इंक्रीज हुआ और साथ ही क्राफ्ट्स और टाउन्स की भी इंपॉर्टेंस इंक्रीज हुई। खासकर 11th सेंचुरी में टाउन्स, ट्रेड एंड क्राफ्ट्स में एक रैपिड इमर्जेंस विटनेस की गई। इन टाउन्स में मर्चेंट्स सेटल होने लगे और ग्रेजुअली पीजेंट्स ने आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन के रूप में काम करना स्टार्ट कर दिया। समय के साथ आर्टिसंस इंक्रीज होने लगे और टाउन सिटीज में डेवलप होने लगे। वेनिस और जिनोवा ऐसी ही 2 सिटीज के एग्जाम्पल्स हैं। इन टाउन्स के साथ सोसाइटी में न्यू सेक्शन भी इमर्ज हुआ था और वो था मिडिल क्लास, जिनमें ज्यादातर मर्चेंट्स इंक्लूडेड थे। टाउन्स फ्यूडल के कंट्रोल से बाहर था। टाउन्स की अपनी गवर्नमेंट, मिलिट्री और कोर्ट्स डेवलप हुए और यहां लोगों के पास फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन भी था। हाई प्रॉफिट के कारण इन मर्चेंट्स का इन्फ्लुएंस सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल स्फेयर में इंक्रीज होने लगा और किंग और मर्चेंट्स के बीच एक नए पावर नेक्सस ने शेप लिया, जिसके बाद फ्यूडल सिस्टम का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ और 14th और 17th सेंचुरी के बीच रेनेसांस और रिफॉर्मेशन के बाद फ्यूडल ऑर्डर पूरी तरह से एंड हो गया। यूरोप के दूसरे रीजन्स के कंपैरिजन में इटली ट्रेड में वर्चुअल मोनोपोली और मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी एंजॉय करता था। इसके अलावा इटली फ्यूडल्स के कंट्रोल से भी आजाद था। समय के साथ रेनेसांस का आइडिया इटली से यूरोप के बाकी रीजन्स में भी स्प्रेड हुआ। इस मूवमेंट की शुरुआत ओल्ड स्क्रिप्चर्स और एंशिएंट ग्रीस और रोम के लर्निंग से हुई थी, जो जल्द ही आर्ट, रिलीजन, फिलॉसफी, साइंस एंड लिटरेचर के न्यू आइडियाज के मूवमेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया। इसके नतीजतन यूरोप के इंटेलेक्चुअल और कल्चरल लाइफ में चर्च का इन्फ्लुएंस डिक्लाइन होने लगा। जहां चर्च आफ्टर डेथ के पीस बताया करता, रेनेसांस के थिंकर्स ने अर्थ पर हैप्पीनेस की बात से चर्च को स्ट्रांगली काउंटर किया। ह्यूमनिज्म, जो डिविनिटी के स्थान पर ह्यूमैनिटी पर फोकस करता था, रेनेसांस के कोर आइडिया के रूप में डेवलप हुआ, जिसके बाद इंटेलेक्चुअल क्लास का ध्यान थियोलॉजी के स्टडी से मैन और नेचर के स्टडी की तरफ शिफ्ट हुआ और अदर वर्ल्डली मैटर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस अब लिविंग मैन और उसके जॉयज और सॉरोस को दी जाने लगी। रेनेसांस पीरियड ने एक न्यू थिंकिंग को शेप दिया, जो सुपरस्टिशियस के ऑपोजिट ह्यूमनिस्टिक और रैशनल थी, जहां ह्यूमन का पोटेंशियल, उसकी डिग्निटी और राइट्स को स्ट्रेस दिया जाता था। ग्रेजुअली आर्ट एंड कल्चर की थीम भी मैन एंड नेचर के ऊपर ज्यादा फोकस्ड हो गई। फॉर एग्जाम्पल, मदर मैरी और जीसस की डिपिक्शन रिलीजियस सिंबल्स की तरह कम और ह्यूमन बीइंग की तरह ज्यादा की जाने लगी। रेनेसांस पीरियड के प्रोमिनेंट आर्टिस्ट्स की बात करें तो इसमें डा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल का नाम आता है, जिन्होंने अपने आर्टवर्क से लोगों में जागरूकता बढ़ाने का काम किया। यहां तक कि चर्चेज में आर्ट और पेंटिंग्स के सब्जेक्ट्स और थीम्स भी हेवन और हेल से ह्यूमन फॉर्म में शिफ्ट हो चुका था। ह्यूमनिज्म फेटलिज्म के अगेंस्ट था और रेनेसांस का इम्पैक्ट हम वेस्ट के प्रेजेंट डे इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज में आज भी क्लियरली एविडेंट है, जहां एक इंडिविजुअल की लाइफ चेंजिंग कैपेसिटी को चेंज करना आज भी वहां के वैल्यू सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रेनेसांस के दौरान लिटरेचर में लैटिन के स्थान पर दूसरे यूरोपियन लैंग्वेजेस का यूज डोमिनेंट हो गया,
जिससे लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट के साथ साथ नेशनल कॉन्शियसनेस भी डेवलप हुई। मैकियावेली द्वारा लिखा गया द प्रिंस इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। द प्रिंस में मैकियावेली ने स्टेट का एक न्यू कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें स्टेट को रिलीजन से सुपीरियर रखा गया और स्टेट को पॉलिटिकल मैटर्स में सुप्रीम ऑथोरिटी दी गई, और इसी के साथ पॉलिटिकल मैटर्स और रिलीजन के सेपरेशन पर भी जोर दिया गया। दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट भी रेनेसांस से लिंक्ड है। 1450 में गुटेनबर्ग में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन से कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ और रेनेसांस के आइडियाज और एजुकेशन यूरोप में क्विकली स्प्रेड होने लगे, लेकिन इलिटरेट और पुअर के बीच इसका इम्पैक्ट काफी लिमिटेड ही रहा। 17th सेंचुरी के अराउंड रेनेसांस एरा अपने एंड पर था और इसके साथ ही साइंटिफिक रेवोल्यूशन अपने राइज पर था, जो 18th सेंचुरी तक कंटिन्यूड रहा। इस दौर में कोपरनिकस और गैलीलियो जैसे साइंटिस्ट्स ने चर्च द्वारा दिए गए फिजिकल इवेंट्स के व्यूज को डिस्कार्ड किया और केवल उन्हीं फिनोमिना पर जोर दिया जिसे एक्सप्लेन करना पॉसिबल था और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू वेरीफाई करना पॉसिबल था। कोपरनिकस ने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये प्रूव किया कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है और हीलियोसेंट्रिक या सन सेंट्रिक थियोरी प्रपोज की, जिसमें चर्च के जियोसेंट्रिक या अर्थ सेंट्रिक आइडिया के अगेंस्ट यह आइडिया प्रपोज किया गया कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ना कि अर्थ इस यूनिवर्स का सेंटर है। कोपरनिकस के इस साइंटिफिक डिस्कवरी के बाद चर्च ने उनके ऊपर हेरेसी के चार्जेस लगाए और उन्हें सपोर्ट करने वाले ब्रूनो को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। कोपरनिकस के बाद 1554 में गैलीलियो ने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया। टेलीस्कोप की हेल्प से उन्होंने हेवनली बॉडीज को स्टडी किया और कोपरनिकस के ऑब्जर्वेशन को कंफर्म करते हुए एस्टेब्लिश किया कि यूनिवर्स एक ओपन सिस्टम है। उस वक्त चर्च यूनिवर्स को एक क्लोज्ड सिस्टम की तरह देखता था, जो गॉड के मोशन द्वारा मेंटेन किया जाता था और अर्थ उसका एक छोटा सा पार्ट है। चर्च के आइडिया के अगेंस्ट एक दूसरे आइडिया के कारण गैलीलियो के ऊपर हेरेसी के चार्जेस लगाए गए और उन पर एस्ट्रोनॉमी पर फर्दर काम करने से रोक लगा दी गई। वहां जर्मनी में केपलर ने मैथमेटिक्स की हेल्प से यह प्रूव किया कि प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। न्यूटन ने केपलर के वर्क को कंटिन्यू करते हुए यह एस्टेब्लिश किया कि सारे हेवनली बॉडीज लॉ ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। फिजिक्स के अलावा बायोलॉजी की फील्ड में भी न्यू डेवलपमेंट्स हो रहे थे। वसेलियस द्वारा दिए गए ह्यूमन बॉडी का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और 1610 में हावे द्वारा एक्सप्लेन्ड ब्लड सर्कुलेशन ने मेडिकल साइंस के डेवलपमेंट में क्रूशल रोल प्ले किया। इसके अलावा एस्ट्रोलैब और कंपास के इनोवेशंस और बेटर शिप्स के डेवलपमेंट से 15th सेंचुरी के एंड में न्यू लैंड्स की डिस्कवरी की जा रही थी। रेनेसांस के दौरान हो रहे इस साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने 1600s के बिगनिंग में इनलाइटनमेंट मूवमेंट की नींव रखी, जो 1700s में अपने पीक पर था। इनलाइटनमेंट ने सेल्फ रूल, बेसिक ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी जैसे आइडियाज पर स्ट्रेस दिया और यही आइडियाज यूरोप और वर्ल्ड के दूसरे रीजन्स में सेल्फ रूल और डेमोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट के पीछे का ड्राइविंग फोर्स भी बने। 1776 में हुए अमेरिकन रेवोल्यूशन, 1789 में हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन और 1905 में हुआ रशियन रेवोल्यूशन भी इस इनलाइटनमेंट के आइडिया से ही इंस्पायर्ड था। सोसाइटी में हो रहे इतने बदलावों और रिफॉर्म्स के प्रभाव रिलीजन पर भी पड़े। 16th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक रिफॉर्मेशन विटनेस की गई। अर्ली 16th सेंचुरी में हुई प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन रेडिकल कैथोलिक चर्च के प्रैक्टिसेस और अथॉरिटी के अगेंस्ट एक मूवमेंट थी, जिससे प्रोटेस्टेंटिज्म राइज हुआ और इसके लीडर्स यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में प्रोटेस्टेंट चर्चेस स्टैब्लिश करने लगे। इन लीडर्स में सबसे इंपॉर्टेंट नाम है एक मॉन्क मार्टिन लूथर का। मार्टिन लूथर ने लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस और दूसरे चर्चेस के ईवल का विरोध किया और इनके लीडरशिप के अंडर जर्मनी में 1520 में किंग के सपोर्ट से फर्स्ट प्रोटेस्टेंट चर्च स्टैब्लिश की गई। जर्मनी के रूलर्स ने पॉलिटिकल रीजंस और पोप से फ्रीडम और मोनास्ट्रीज की वेल्थ को कंट्रोल करने के मोटिव से मार्टिन लूथर का सपोर्ट किया। जल्द ही रिफॉर्मेशन की ये लहर पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गई। इस रिफॉर्मेशन में नेशनलिज्म ने भी बहुत क्रूशल रोल प्ले किया और अब आम जनता रोम के कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी को डिस्पाइस करने लगी थी। इंग्लैंड के किंग हेनरी 7th ने खुद को चर्च का हेड डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद क्वीन एलिजाबेथ 1 ने चर्च ऑफ इंग्लैंड को रोमन चर्च से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हुए चर्च ऑफ इंग्लैंड को इंग्लैंड का ऑफिशियल चर्च डिक्लेयर कर दिया। प्रोटेस्टेंट चर्चेस की खास बात थी कि एलीट लिस्ट लैटिन के स्थान पर उन्होंने जनता द्वारा उसी के जानने वाली लैंग्वेज को अडॉप्ट किया और बाइबल को भी लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया।
लैटिन के लोकल लैंग्वेजेस द्वारा रिप्लेस होना बिल्कुल वैसा ही था जैसे भारत में इंडियन रेनेसांस के दौरान लोकल लैंग्वेजेस ने संस्कृत को रिप्लेस किया था। लोकल लैंग्वेज के यूज ने नेशनल कॉन्शियसनेस को फर्दर इंक्रीज किया और एक तरह से रिफॉर्मेशन ने यूरोपियन नेशनलिज्म के लिए एक प्रीकर्सर का काम किया। 17th सेंचुरी तक आधे यूरोप ने अपने ओन प्रोटेस्टेंट चर्चेस स्टैब्लिश कर लिए थे। प्रोटेस्टेंट चर्चेस की इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी को देखते हुए कैथोलिक चर्चेस भी एक्शन में आए। कैथोलिक रिफॉर्मिस्ट्स ने क्लर्जी मैन से इक्विप्ड सोल्जर्स ऑफ जीसस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की और इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को जीजुइट्स का नाम दिया गया। जीजुइट्स चर्च के फॉलोअर्स को फिर से चर्च से जोड़ने के लिए फ्रांस और जर्मनी गए और साथ ही चाइना, इंडिया, अफ्रीका और अमेरिका में भी मिशंस भेजे गए। प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स के बीच चल रही इस टग ऑफ वॉर ने वॉयलेंट रिलीजियस वॉर का रूप ले लिया, जिसमें दोनों साइड्स के कई लोगों की जान चली गई। इस वॉयलेंस से बचने के लिए प्रोटेस्टेंट्स इंग्लैंड से नॉर्थ अमेरिका माइग्रेट कर गए। फ्यूचर में इन्हीं माइग्रेंट प्रोटेस्टेंट्स की कॉलोनी ने आज के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फाउंडेशन रखी। इंग्लैंड के किंग चार्ल्स वन ने प्रो कैथोलिक रिलीजियस पॉलिसी अडॉप्ट की, जिसके बाद रिलीजियस वॉयलेंस इंग्लिश सिविल वॉर में मर्ज हो गई। 1642 से 1651 तक पार्लियामेंटेरियंस और प्रो मोनार्की रॉयलिस्ट्स के बीच चले इस इंग्लिश सिविल वॉर के बीच का मेन रीजन था गवर्नमेंट फॉर्मेशन। रेनेसांस और रिफॉर्मेशन के दौर में हॉब्स, लॉके और मिल्टन जैसे इनलाइटनमेंट थिंकर्स का बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन रहा। ये इंग्लिश फिलोसोफर्स ये बिलीव करते थे कि मेन के फंडामेंटल्स राइट्स को कोई भी गवर्नमेंट इन्फ्रिंज नहीं कर सकती। 1600s में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसे इनलाइटनमेंट या एज ऑफ रीजन का नाम दिया गया और मिड 1700 में ये मूवमेंट अपने पीक पर था। हॉब्स और लॉक जैसे थिंकर्स के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और राइट्स ऑफ पीपल के आइडियाज ने इनलाइटनमेंट मूवमेंट के फाउंडेशन स्टोन का काम किया। हॉब्स एक प्रो एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की थे। उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट दिया, जो ये एक्सप्लेन करती है कि पीपल को गवर्नमेंट से लॉ एंड ऑर्डर के एक्सचेंज में अपने कुछ राइट्स सेक्रीफाइस कर देने चाहिए। हॉब्स के ऑपोजिट लॉक सेल्फ गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट के फेवर में थे। लॉक ये बिलीव करते थे कि मेन अपने एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हैं और सभी ह्यूमन जन्म से ही फ्री और इक्वल हैं और उनके पास 3 नेचुरल राइट्स हैं: लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। लॉक के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की ड्यूटी है इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना और अगर कोई गवर्नमेंट अपनी इस ड्यूटी में फेल हो जाती है तो लोगों के पास ऐसे गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का भी राइट है। लॉक द्वारा दिए गए इस इंसरेक्शन के राइट को फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जैकोबियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था। इन मॉडर्न थिंकर्स और फिलोसोफर्स ने अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 1750 के अराउंड न्यूमरस थिंकर्स स्टेटस क्वो को चैलेंज कर रहे थे और लोगों के लिए फ्रीडम और लिबर्टी की डिमांड कर रहे थे। इन थिंकर्स ने लोगों के सामने एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस का आइडिया रखा। इन्होंने रिपब्लिकनिज्म और लिबरलिज्म के आइडिया के डेवलपमेंट को शेप दिया। आगे चलकर यही आइडियाज कॉलोनियलिज्म के ओवरथ्रो का भी कारण बनते हैं। 1690 में लॉक ने मैन के 3 नेचुरल राइट्स को डिफाइन किया और 1748 में मॉन्टेस्क्यू ने प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को डिफाइन किया। फ्रांस के थॉमस पेन इंग्लैंड द्वारा नॉर्थ अमेरिका को कॉलोनी बनाने के खिलाफ आवाज उठाते थे। उनका कहना था कि नॉर्थ अमेरिका जैसी कॉन्टिनेंट का एक आइलैंड द्वारा रूल किया जाना एक अब्सर्ड बात है। आइए अब नजर डालते हैं मिड 1700 के इनलाइटनमेंट थिंकर्स की उन आइडियाज पर जिन्होंने अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस किया। फर्स्ट है रीजन। इनलाइटनमेंट थिंकर्स ये बिलीव करते थे कि ट्रूथ को रीजन या लॉजिकल थिंकिंग द्वारा डिस्कवर किया जा सकता है। सेकंड है नेचर। थिंकर्स ये बिलीव करते थे कि नेचुरल लॉज ऑफ मोशन की तरह ही इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के लॉज भी नेचुरल होते हैं। थर्ड है हैप्पीनेस। थिंकर्स के अकॉर्डिंग नेचर के लॉज के हिसाब से रहने वाले किसी भी ह्यूमन को हैप्पीनेस मिल सकती है। जहां चर्चेस आफ्टर डेथ की जॉय के लिए करंट लाइफ की मिजरी को एक्सेप्ट करने का आइडिया प्रोपगेट कर रहे थे, वहीं ये फिलोसोफर्स इस अर्थ पर वेल बीइंग की बात कर रहे थे। फोर्थ है प्रोग्रेस। यूरोपियंस पहले ऐसे फिलोसोफर्स माने जाते हैं जो सोसाइटी के वेल बीइंग पर बिलीव करते थे। उनका मानना था साइंटिफिक अप्रोच के साथ सोसाइटी और ह्यूमन काइंड को परफेक्ट बनाया जा सकता है। फिफ्थ है लिबर्टी।
इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद आई लिबर्टी से फ्रेंच फिलोसोफर्स प्रभावित भी थे और उससे एनवियस भी थे, क्योंकि इंग्लैंड के ऑपोजिट फ्रांस में स्पीच, रिलीजन, ट्रेड और पर्सनल ट्रैवल पर रेस्ट्रिक्शंस थी। फिलोसोफर्स का यह भी बिलीव था कि रीजन के थ्रू सोसाइटी में लिबर्टी लाई जा सकती है। सिक्स्थ है ह्यूमनिज्म। 14th सेंचुरी में इटली में ह्यूमनिज्म के आइडिया का उदय हुआ। इस आइडिया के अकॉर्डिंग एक ह्यूमन अपने यूनिवर्स का सेंटर है और लोगों को एजुकेशन, क्लासिकल आर्ट्स, लिटरेचर और साइंस में ह्यूमन अचीवमेंट को एम्ब्रेस करना चाहिए। बिगनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि एस्ट्रोलैब और कंपास के इनोवेशंस और बेटर शिप्स के डेवलपमेंट से 15th सेंचुरी के एंड में न्यू लैंड्स की डिस्कवरी की जा रही थी। फॉरेन लैंड के साथ ट्रेड में वर्चुअल मोनोपोली सबसे पहले इटली ने इस्टेब्लिश की। इन वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी को यूरोप में मॉडर्न एज की बिगिनिंग के रूप में भी देखा जाता है। इन वॉयजेस के दौरान यूरोपियंस एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के संपर्क में आए और इसके साथ ही इंटरनेशनल ट्रेड को एक बूस्ट मिला और इससे कई सारे यूरोपियंस नेशन की इकोनॉमी में बड़ा चेंज आया। ट्रेड के साथ साथ कॉलोनियलिज्म की भी शुरुआत हुई। पोर्चुगल और स्पेन अर्ली कॉलोनियल पावर्स थे। आगे चलकर डच, ब्रिटेन और फ्रांस भी इस कॉलोनियल क्लब का हिस्सा बने। राइज ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्कीज। इन ट्रेड से मिले प्रॉफिट से मर्चेंट्स एक स्ट्रॉन्ग क्लास के रूप में उभरे। इकोनॉमी के साथ मर्चेंट्स अब पॉलिटिकल अरीना को भी डोमिनेट कर रहे थे। मिडिल एजेस के एंड तक किंग और मर्चेंट के स्ट्रॉन्ग नेक्सस के कारण फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन हुआ और किंग्स की इंक्रीजिंग पावर के साथ राइज हुआ एब्सोल्यूट मोनार्कीज का, जिसमें फ्यूडल लॉर्ड्स के पावर सब्जुडिकेट हो गए और चर्च के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पर भी लगाम लगा दी गई। 1665 में डेनमार्क ने एब्सोल्यूटिज्म को अपने रिटन कॉन्स्टिट्यूट में भी इंक्लूड कर लिया और ऐसा करने वाला वो पहला स्टेट था। डेनमार्क के अलावा प्रूशिया या प्रेजेंट डे जर्मनी, इंग्लैंड, हॉलैंड और ऑस्ट्रिया में भी स्ट्रॉन्ग मोनार्कीज स्टेब्लिश्ड हो चुकी थी। द इंग्लिश रेवोल्यूशन। पूरे यूरोप में एब्सोल्यूट मोनार्की स्टेब्लिश हो चुकी थी, लेकिन वहां इंग्लैंड में कुछ लोग एब्सोल्यूट मोनार्की के अगेंस्ट थे और डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे। और डेमोक्रेसी के इस डिमांड से एक स्ट्रगल शुरू हो चुका था, जिसने आगे चलकर इंग्लिश सिविल वॉर का रूप ले लिया। 1662 से 1651 तक चला ये सिविल वॉर पार्लियामेंटेरियंस और प्रो मोनार्की रॉयलिस्ट्स के बीच की एक पॉलिटिकल स्ट्रगल थी। उस वक्त इंग्लैंड में किंग चार्ल्स I का राज था और पार्लियामेंटेरियंस किंग के एब्सोल्यूट रूल के अगेंस्ट थे। वहीं किंग डिवाइन राइट ऑफ द किंग टू रूल के प्रिंसिपल पर बिलीव करते थे। इस सिविल वॉर का अंत किंग के एग्जीक्यूशन के साथ हुआ और साथ ही क्रिश्चियन वर्शिप के ऊपर से प्रो कैथोलिक चर्च ऑफ इंग्लैंड में मोनोपोली का भी एंड हुआ। इसके अलावा यह प्रिंसिपल स्टैब्लिश की गई कि किंग पार्लियामेंट के कंसेंट के बिना रूल नहीं कर सकता। 1668 में हुए ग्लोरियस रेवोल्यूशन ने इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को लीगली स्टैब्लिश कर दिया था। रेवोल्यूशन के दौरान ही फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट ने प्रीवियस किंग को रिमूव कर उनके सन इन लॉ हॉलैंड के विलियम ऑफ ऑरेंज को किंग के रूप में स्टैब्लिश किया। इंग्लिश सिविल वॉर के वक्त इंग्लैंड में लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश हुई थी, जो अब एक पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी वाली डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो चुकी थी। 7 ईयर ग्लोबल वॉर 1752 टू 1763। 1754 से 1763 के बीच ब्रिटेन और फ्रांस 7 ईयर्स ग्लोबल वॉर्स में इंगेज्ड थे, जिसमें स्पेन, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया भी इन्वॉल्व हो गए थे। नॉर्थ अमेरिका, कैरिबियन, इंडिया, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका और यूरोप जैसे डिफरेंट बैटल ग्राउंड्स में फाइट किए जाने के कारण इसे ग्लोबल वॉर का नाम दिया गया। इन वॉर्स के पीछे का मेन रीजन था कॉलोनीज के ऊपर हेगेमनी स्टैब्लिश करना। नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट में अटलांटिक ओशन के अलोंग ब्रिटेन की 13 कॉलोनीज थी। ज्यादा रॉ मटेरियल्स और इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट मार्केट के लिए ब्रिटिश वेस्ट में एक्सपेंड करना चाहते थे, जो कि फ्रांस के कंट्रोल में था। ब्रिटिश एक्सपेंशन को रोकने के लिए फ्रांस ने अपना पूरा जोर लगा दिया। उस समय ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर था, जो वर्ल्ड मार्केट में ब्रिटिश गुड्स को और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना रहा था। इसके अलावा ब्रिटेन एक डोमिनेंट सी पावर की तरह भी इमर्ज हो रहा था और मैरीटाइम ट्रेड प्रॉफिट्स भी राइज पर थी। फ्रेंच को डर था कि नॉर्थ अमेरिका में स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश कंट्रोल फ्रेंच कैरेबियन कॉलोनीज के लिए भी एक थ्रेट बन सकता है, जहां के शुगर प्लांटेशन फ्रांस और स्पेन के कंट्रोल में थे। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं वर्ल्ड की एक ऐसी सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट की जिससे पूरी दुनिया पर लास्टिंग इंपैक्ट्स पड़े। इस इवेंट ने न केवल अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में एक न्यू कंट्री को जन्म दिया,
बल्कि इसके इम्पैक्ट्स दूसरी कॉन्टिनेंट्स जैसे कि यूरोप और एशिया पर भी देखे जा सकते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन की। प्रेजेंट डे यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जन्म इसी रेवोल्यूशन के बाद हुआ था। दोस्तों, अमेरिकन रेवोल्यूशन की खास बात यह भी थी कि इसने न केवल मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियाज पर बेस्ड एक कंट्री को जन्म दिया, बल्कि बाद के कई सारे ग्लोबल इवेंट्स जैसे कि 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1798 का आयरलैंड रिवोल्ट और 1830s के लैटिन अमेरिकन रिवोल्ट्स को भी इसने बहुत डीपली इन्फ्लुएंस किया। तो आइए इस रेवोल्यूशन को थोड़ा और नजदीक से जानने की कोशिश करते हैं। अमेरिकन रेवोल्यूशन। दोस्तों, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में बात करने से पहले हम अमेरिकन कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि अमेरिका की डिस्कवरी 1492 एडी में इटालियन नेविगेटर क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा किया गया था। लेकिन उनकी ये डिस्कवरी प्योरली एक्सीडेंटल थी। चूंकि वो यूरोप से निकले तो इंडिया के लिए सी रूट खोजने, लेकिन वो पहुंच गए थे एक नए कॉन्टिनेंट पर और उन्हें वहां लगा कि वो इंडिया पहुंच गए हैं। इसी कंफ्यूजन के चलते उन्होंने उस लैंड को वेस्ट इंडीज और वहां के लोकल इनहेबिटेंट्स को रेड इंडियंस बुलाया। पर बाद में इस न्यूली डिस्कवर्ड कॉन्टिनेंट का सर्वे जियोग्राफर अमेरिगो वेस्पूची द्वारा किया गया और उन्होंने इस पूरे कॉन्टिनेंट को न्यू वर्ल्ड के नाम से डिस्क्राइब किया। तो अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर ही इस नए कॉन्टिनेंट का नाम बाद में अमेरिका रखा गया। गौर करने वाली बात यह है कि कोलंबस की डिस्कवरी से पहले अमेरिकन कॉन्टिनेंट लोकल अबॉरिजिनीज लोगों से वेल इनहेबिटेड थे। कोलंबस की डिस्कवरी के बाद यूरोपियन लोगों का इस न्यू कॉन्टिनेंट में एडवेंट शुरू हुआ। जैसे जैसे इमिग्रेंट्स यूरोपियंस की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, वैसे वैसे नेटिव अमेरिकन को अपने लैंड छोड़ के पीछे जाना पड़ा। इसी दौरान लोकल अमेरिकन का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन या तो यूरोपियंस द्वारा मार दिया गया या फिर यूरोपियंस द्वारा ही कैरी किए गए न्यू डिजीजेस के कांटेक्ट में आने के बाद मारे गए। और इस तरह से न्यू वर्ल्ड का यूरोपियन ऑक्यूपेशन पूरा हुआ। जैसे ही न्यू वर्ल्ड में यूरोपियन ऑक्यूपेशन पूरा हुआ, वैसे ही यूरोपियन कंट्रीज के बीच इस न्यू वर्ल्ड से रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन करने की होड़ सी मच गई। हर एक कंट्री अपने मन मुताबिक इस नए लैंड के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहता था। 16th सेंचुरी आते आते अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लार्ज स्केल यूरोपियन सेटलमेंट्स देखे जा सकते थे। डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज इस नए कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में अपने सेटलमेंट सेटल करने शुरू कर दिए थे। फॉर एग्जाम्पल, स्पेन ने मैक्सिको और साउथ अमेरिका में अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश की, तो पोर्चुगीज ने ब्राजील में। इसी तरह इंग्लैंड और फ्रांस ने प्रेजेंट डे यूएस और कनाडा में अपनी कॉलोनीज स्टैब्लिश कर ली थी। कॉलोनीज स्टैब्लिश करने की इसी अंधी रेस में ये यूरोपियन कंट्रीज कभी इंडिजीनियस पॉपुलेशन तो कभी कभी आपस में अपने फेलो यूरोपियन कंपिटिटर से भी लड़ पड़ते थे। इस तरह से कॉलोनियलिज्म के रेस के चलते इस न्यू वर्ल्ड में एक यूरोपियन राइवलरी की शुरुआत हो चुकी थी। 18th सेंचुरी के स्टार्ट होते होते ब्रिटिशर्स ने अमेरिका में 13 कॉलोनीज स्टैब्लिश कर ली थी। ब्रिटेन द्वारा पहली अमेरिकन कॉलोनी वर्जीनिया स्टेट ऑफ जॉर्ज टाउन में 1607 एडी में सेटल की गई थी। इसके बाद बाकी 12 कॉलोनीज यानी न्यू हैम्पशायर, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड्स, कनेटिकट, न्यू जर्सी, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया सेटअप की गई थी। जॉर्जिया ब्रिटेन की 13th कॉलोनी थी जिसे 1732 एडी में सेटल किया गया था। ये सारी ब्रिटिश कॉलोनीज अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पर लोकेटेड थी, जिसे न्यू इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता था। अमेरिकन रेवोल्यूशन में इन्हीं 13 कॉलोनीज ने ब्रिटिश क्राउन के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। बाद में यही रिवोल्ट एक लार्जर रेवोल्यूशन में बदल गई, जिसे अमेरिकन रेवोल्यूशन कहा गया है। इस रेवोल्यूशन के ड्यूरिंग यूरोपियंस जो अमेरिका में सेटल हो चुके थे, उनको कॉलोनिस्ट्स या सेटलर्स कहा जाता था। सेटलर्स और ब्रिटिश क्राउन के बीच चले एक लंबे स्ट्रगल के बाद अल्टीमेटली 1783 एडी में ब्रिटिश क्राउन को हार माननी पड़ी। ब्रिटिश क्राउन और 13 अमेरिकन कॉलोनीज के बीच ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन किया गया, जिसमें 13 अमेरिकन कॉलोनीज ने एक ब्रिटिश एम्पायर से अलग एक सॉवरेन नेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों, अब इस रेवोल्यूशन के कारणों के बारे में जान लेते हैं जिसकी वजह से अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ। रीजंस ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन के पीछे कई सारे रीजंस थे जिन्हें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। पॉलिटिकल रीजंस की बात करें
तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल रीजन था अमेरिका में ब्रिटिश कॉलोनीज को गवर्न करने वाली पॉलिटिकल सेटअप। जी हां दोस्तों, सेटलर्स अमेरिका में ब्रिटिश द्वारा बनाए गए पॉलिटिकल सेटअप से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे। दरअसल इन कॉलोनीज को ब्रिटिश गवर्नमेंट एक गवर्नर या मिलिट्री चीफ द्वारा रूल करती थी, और ये गवर्नर ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ही अपॉइंट किए जाते थे। इस गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट प्रोसेस में सेटलर्स की कोई भूमिका नहीं होती थी। अमेरिकन रेवोल्यूशन में दूसरा बड़ा रीजन था एक डिस्टिंक्ट अमेरिकन आइडेंटिटी का जन्म होना। शुरू शुरू में तो सेटलर्स ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्रीज को अपने मदरलैंड की तरह ही देखते थे, लेकिन 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग होने के साथ ही सेटलर्स की नई जनरेशन द्वारा एक डिस्टिंक्ट अमेरिकन आइडेंटिटी का निर्माण किया जाने लगा था। उनके और ब्रिटिश क्राउन के बीच के रिलेशंस उन्हें इक्वल ना लगकर कॉलोनियल मास्टर्स और सब्जेक्ट्स के लगते थे, जो उनको पसंद नहीं था। इसलिए उनको ये भी विश्वास होने लग गया था कि उनकी और ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स भी एक नहीं हो सकती। इस रेवोल्यूशन का रिलीजन तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर था। वैसे तो अमेरिकन सेटलर्स भी ब्रिटिशर्स की तरह क्रिश्चियंस ही थे, लेकिन अमेरिकन सोसाइटी यूरोप के कंपैरिजन में ज्यादा लिबरल और प्रोग्रेसिव थी। इसके उलट यूरोप में रिलीजियस परसिक्यूशन एक मेजर इशू था। प्रोटेस्टेंट्स के द्वारा कैथोलिक्स का और कैथोलिक्स के द्वारा प्रोटेस्टेंट्स के रिलीजन परसिक्यूशन ने पूरी यूरोप की सोसाइटी को अनस्टेबल बना दिया था। अमेरिकन सेटलर्स ये परसिक्यूशन अपने लैंड पर होना नहीं देखना चाहते थे, और इस तरह से वो ब्रिटेन के साथ एक रिलीजियस कॉन्फ्रंटेशनल सिचुएशन में भी आ गए थे। ज्यादातर सेटलर्स जो यूरोप से अमेरिका आए थे वो यूरोपियन रेनेसांस और इनलाइटनमेंट मूवमेंट से इंस्पायर्ड थे, और इसी वजह से अमेरिका में वर्ल्ड क्लास हाई एजुकेटर्स जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1636, कॉलेज ऑफ विलियम एंड मैरी 1693, येल यूनिवर्सिटी 1701 और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया 1745 जैसे ग्रेट लर्निंग सेंटर्स स्टैब्लिश किए गए। अमेरिकन रेवोल्यूशन का फोर्थ सबसे बड़ा रीजन था अमेरिकन सोसाइटी का सेटअप। दोस्तों, यूरोपियन सोसाइटी की तरह अमेरिकन सोसाइटी मल्टीलेयर्ड ना होकर बस रिच और पुअर में डिवाइडेड थी। यहां पर कोई भी हायर या लोअर पोस्ट हेरिडिटरी नहीं था, बल्कि हर एक पोस्ट मेरिट पर बेस्ड था। हायर मेरिट के लोगों को हायर पोस्ट्स और लोअर मेरिट वालों को लोअर पोस्ट्स ऑफर की जाती थी। इस तरह से अमेरिका में डेमोक्रेसी सोसाइटी लेवल पर ही काफी डीपली रूटेड थी, और इसी वजह से अमेरिकन रेवोल्यूशन में रिपब्लिकनिज्म, इलेक्शंस, ह्यूमन राइट्स और फ्री स्पीच जैसे कॉन्सेप्ट्स काफी पॉपुलर हुए। अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद अब शुरू करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेपोलियनिक वॉर्स। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक डिसफंक्शनल सोसाइटी का प्रोडक्ट था, जिसका एक कैरेक्टरिस्टिक था फ्यूडलिज्म। 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी 3 क्लासेस में डिवाइडेड थी, जहां क्लर्जी फर्स्ट स्टेट थी, नोबल्स सेकेंड स्टेट थी, और थर्ड स्टेट थी मिडिल क्लास, जो पॉपुलेशन का मेजॉरिटी पोर्शन फॉर्म करती थी। मिडिल क्लासेस में आर्टिसंस, सिटी वर्कर्स और पीजेंट्स इंक्लूडेड थे। क्लर्जी लार्जेस्ट लैंड ओनर थे, और नोबिलिटी की गवर्नमेंट सर्विसेज की इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर इनकी ही मोनोपोली थी। क्लर्जी और नोबल्स टैक्स पे नहीं करते थे, और कोई प्रोडक्टिव वर्क में भी उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। पीजेंट्स जो पॉपुलेशन का 80% फॉर्म करते थे। फर्दर लैंड ओनर पीजेंट्स, टेनेंट्स और लैंडलेस लेबरर्स में सब डिवाइडेड थे। टेनेंट्स को अपने प्रोड्यूस का 2/3 एज रेंट देना पड़ता था, और लैंडलेस लेबरर्स पोल्ट्री वेजेस पर सर्वाइव किया करते थे। टेक्निकली कोई सर्फ नहीं था, पर फ्यूडल प्रिविलेज के लिए फोर्स्ड लेबर एग्जिस्ट करते थे। मिडिल क्लास पॉपुलेशन में डॉक्टर्स, सिविल सर्वेंट्स और रिच मर्चेंट्स इंक्लूडेड थे। इकोनॉमिकली मिडिल क्लास इंपॉर्टेंट थे, पर उनके पास इनफ सोशल प्रेस्टीज और पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। आर्टिसंस और सिटी वर्कर्स पॉवर्टी में एक मिजरेबल लाइफ जी रहे थे, यहां तक कि और जॉब शिफ्ट करने के लिए उन्हें अपने एम्प्लॉयर से सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट की जरूरत होती थी। थर्ड एस्टेट के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे, लेकिन 100% टैक्स बर्डन केवल थर्ड स्टेट के ऊपर ही था। वहीं दूसरी तरफ बिना टैक्स दिए क्लर्जी और नोबल्स फुल पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करते थे। उस वक्त फ्रांस में किंग लुई 16 का रूल था। किंग लुई के बारे में यह कहा जाता है कि वो एक पुअर इंटेलेक्ट वाले इनएफिशिएंट रूलर थे। किंग की वाइफ मैरी एंटोनेट ऑफिशियल्स के अपॉइंटमेंट में इंटरफेयर करती थी, जिस कारण आम जनता उन्हें पसंद नहीं करती थी। किंग लुई भी अपॉइंटमेंट में फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म किया करते थे। किंग लुई के अंडर 7 इयर्स वॉर में इन्वॉल्व होने के कारण फ्रांस फाइनेंशियल ट्रबल में भी था।
फर्दर फ्रांस में अमेरिकन रेवोल्यूशन के दौरान ब्रिटेन के अगेंस्ट अमेरिका को सपोर्ट किया, जिस कारण फ्रांस की फाइनेंशियल प्रॉब्लम और भी ज्यादा एग्रवेट हो गई। जहां एक तरफ फ्रांस अमेरिका में सेल्फ रूल, लिबर्टी, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी का सपोर्ट कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ इसके उलट फ्रांस का मोनार्की इन आइडियाज के एंटीथीसिस था, जिन आइडियाज ने अमेरिकन रेवोल्यूशन की नींव रखी। दोस्तों, थिंकर्स किसी भी रेवोल्यूशन के पीछे के मेन ड्राइविंग फोर्स होते हैं, जो अपने रेवोल्यूशनरी आइडियाज से लोगों में जागरूकता लाते हैं और उन्हें इनकरेज करते हैं। इसी तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे भी ऐसे ही इनलाइटनमेंट थिंकर्स ने क्रूशल रोल प्ले किया है। रेवोल्यूशनरी इनलाइटनमेंट थिंकर्स के आइडियाज ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को शेप और डायरेक्शन देने का काम किया। चर्च के ऑपोजिट ये थिंकर्स रैशनलिज्म के बेसिस पर ये आर्ग्यू करते थे कि मैन का जन्म हैप्पी रहने के लिए हुआ है, ना कि सफर करने के लिए, और यह हैप्पीनेस सोसाइटी में प्रिवेलिंग प्रेजुडिसेस को रिमूव करने के बाद ही अचीव की जा सकती है। फर्दर ये इनलाइटनमेंट थिंकर्स सेक्युलरिज्म पर फोकस्ड थे। गॉड के एग्जिस्टेंस को या तो ये पूरी तरह डिनाई करते थे या फिर अपने डिस्कशंस में गॉड को इग्नोर ही करते थे। डॉक्ट्रिन ऑफ नेचर के थ्रू थिंकर्स ने क्लर्जी पर अटैक किए। डॉक्ट्रिन ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग नेचर के लॉस को स्टडी करना इंपॉर्टेंट है और इस स्टडी में रिलीजन का कोई काम नहीं था। इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग पावर ऑफ रीजन के द्वारा ही नेचर को समझा जा सकता था। ऐसे ही एक इनलाइटनमेंट थिंकर वॉल्टेयर ने तो सारे रिलीजन को अपसर्ड कहते हुए ये कहा कि रिलीजन लॉजिक और रीजन के अगेंस्ट है। एथीस्ट और मटीरियलिस्ट थिंकर्स ने इस बात पे एम्फसाइज किया कि मैन की डेस्टिनी उसके ही हाथों में होती है। ये आइडिया लोगों को लॉजिकल और रैशनल लगा और इस कारण से इस आइडिया ने काफी पॉपुलैरिटी गेन की। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल ऑफ लेसे फेयर और नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन पर जोर दिया गया और नोबिलिटी को क्रिटिसाइज किया गया। इन सबके बीच मोंटेस्क्यू और जीन रूसो डेमोक्रेसी के आइडिया को प्रोपाउंड कर रहे थे। तो हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, रेनेसांस, रिफॉर्मेशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एज ऑफ इनलाइटनमेंट और अमेरिकन रेवोल्यूशन से लिंक्ड था। उस वक्त हुए सोशल चेंजेस ने लोगों में एक नई चेतना जगाई, जिसने एक रेवोल्यूशन का रूप ले लिया। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी को आगे बढ़ाते हुए आइए अब देखते हैं इस दौरान हुए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। 1789 में फ्रेंच किंग लुई 14 ने एडिशनल फंड्स कलेक्शन के लिए स्टेट्स जनरल की एक मीटिंग बुलाई। स्टेट्स जनरल 3 स्टेट्स की ओल्ड फ्यूडल असेंबली को कहा जाता है। थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ने इस एडिशनल फंडिंग का विरोध किया क्योंकि यहां थर्ड स्टेट्स के टैक्स पेयर थे और इस एडिशनल फंडिंग का सारा बर्डन उनके ऊपर ही जाता। अल्दो थर्ड ने सक्सेसफुली स्टेट असेंबली में डबल रिप्रेजेंटेशन सिक्योर किया था, लेकिन इसके बावजूद नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के इर्रिस्पेक्टिव तीनों स्टेट्स के वोट्स इक्वलाइज्ड थे। इस बात से थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स बेहद नाराज हुए। इस मैटर पर हो रहे डिबेट को डेड एंड पर पहुंचाने के बाद थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और ये नेशनल असेंबली स्टेट की नहीं बल्कि पीपल की रिप्रेजेंटेटिव थी। जल्द ही नेशनल असेंबली फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मुलेशन के लिए रॉयल टेनिस कोर्ट में असेंबल होती है। सेकेंड स्टेट ने इस मूव को थर्ड स्टेट द्वारा ओल्डर ऑर्डर के एग्जिस्टेंस पर एक थ्रेट की तरह देखा और किंग लुई को नेशनल असेंबली क्रश करने के लिए फोर्स किया। जब किंग ने थर्ड स्टेट के लीडर्स को डिस्पेल करने के लिए ट्रूप्स भेजे, इससे बात और बिगड़ गई और गुस्से में लोगों ने बस्टिल प्रिजन को ब्रेक कर प्रिजन इनमेट्स को फ्री कर दिया और साथ ही प्रिजन में रखे आर्म्स और एम्युनिशंस को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। ये घटना किंग लुई के अगेंस्ट एक सिंबॉलिक रिवोल्ट होने के साथ किंग के ऑथोरिटी का डिफैक्टो एंड भी था। बेस्टिल इवेंट के बाद नेशनल असेंबली ने फ्रेंच रेवोल्यूशन का फेमस डॉक्यूमेंट राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स अडॉप्ट किया। इसके बाद फ्यूडलिज्म को अबॉलिश किया गया और फ्रेंच चर्च के ऊपर से रोमन कैथोलिक चर्च के कंट्रोल को कर्टेल किया गया ताकि पॉलिटी में उनके इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके। दोस्तों, ये डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑल मैन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंट अंटिल प्रूवन अदरवाइज, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स के आइडियाज पर बेस्ड था। इस डॉक्यूमेंट ने नेशन के टर्म को मॉडर्न मीनिंग दिया। साथ ही इस डॉक्यूमेंट ने किंग के स्थान पर रिपब्लिक के ऑथोरिटी को रिकॉग्नाइज किया। 1792 से 1802 के बीच ऑस्ट्रिया, प्रूशिया और सेवो या इटालियन स्टेट्स के एब्सोल्यूट मोनार्कीज के अगेंस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर्स लड़ी गई। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज
1789 के रेवोल्यूशन को नेबरिंग मोनार्की से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इन सभी एब्सोल्यूट मोनार्कीज के अथॉरिटी को लिबर्टी और इक्वालिटी के आइडियाज का थ्रेट था और उन्हें यह डर था कि फ्रांस की तरह उनकी कंट्री में भी रेवोल्यूशन ना स्प्रेड हो जाए। इसी कारण से नेबरिंग मोनार्कीज फ्रांस में मोनार्की को रीइंस्टेट करना चाहते थे। फाइनली 1793 में फ्रांस के किंग लुई और क्वीन को एग्जीक्यूट कर दिया गया और इसके बाद फ्रांस ने ब्रिटेन, हॉलैंड, स्पेन और हंगरी के अगेंस्ट एक प्री एम्प्टिव वॉर डिक्लेयर कर दिया। फ्रेंच फोर्सेस इन कॉन्कर्ड टेरिटरीज में फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज को इंट्रोड्यूस करने लगे। यहां फ्रांस ने नेशनल असेंबली में राइट टू वोट तो लागू कर दिया, लेकिन वोट देने के लिए राइट्स सबके पास नहीं थे। एज अ वोटर क्वालिफाई करने के लिए एक पर्सन का इनकम एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के अबव होना कंपलसरी था। इस कंडीशनल राइट टू वोट के कारण थर्ड एस्टेट के मेजॉरिटी पीपल को वोटिंग का अधिकार नहीं मिला। अब एरिस्टोक्रेसी बोर्जुआ द्वारा रिप्लेस हो चुकी थी और पीजेंट्स और सिटी वर्कर्स की कंडीशंस पहले के कंपैरिजन कुछ खास इंप्रूव नहीं हो पाई। 1793 में रेडिकल जैकोबिन्स पावर में आए और उन्होंने इनकम क्लॉज को रिमूव कर अनकंडीशनल राइट टू वोट इंप्लीमेंट किया। जैकोबियन के अंडर रेवोल्यूशन ने एक रेडिकल रूप ले लिया और इसके बाद जैकोबियंस के लीडर रोबेस्पियर के लीडरशिप में स्टार्ट होता है रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर के दौरान रेवोल्यूशन को अपोज कर रहे सभी लोगों को गिलोटीन द्वारा एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। फ्रांस के किंग और क्वीन को भी 1793 में इसी तरह गिलोटीन द्वारा एग्जीक्यूट किया गया था। रेवोल्यूशनरीज का यह मानना था कि क्रिटिक्स के अगेंस्ट गिलोटीन का यूज कर एक न्यू बिगनिंग की जा सकती थी, लेकिन जल्द ही गिलोटीन का यूज कर उन्हें भी एग्जीक्यूट किया जाने लगा जो डिसेंट एक्सप्रेस कर रहे थे। जैकोबियंस के अंडर फ्रांस अनार्की के अंडर चला गया और रूल ऑफ लॉ कहीं अंधेरे में खोसा गया था। इस दौरान कई सारे जैकोबियंस को भी एग्जीक्यूट किया गया। इस बात ने जैकोबियंस को बेहद नाराज किया और जल्दी जैकोबियंस अपने लीडर रोबेस्पियर के अगेंस्ट हो गए और उसे गिलोटीन का यूज कर एग्जीक्यूट कर दिया गया। रोबेस्पियर के एग्जीक्यूशन के साथ ही रेन ऑफ टेरर का भी एंड होता है। रेन ऑफ टेरर के एंड के बाद बोर्जुआ फिर से पावर में आए। उनकी गवर्नमेंट को डायरेक्टोरेट का नाम दिया गया। 1795 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया और कंडीशनल राइट टू वोट को रीइंस्टेट किया गया। इन सारी घटनाओं के बीच फ्रेंच आर्मी की पावर और प्रेस्टीज भी इंक्रीज हो रही थी। 1799 में नेपोलियन ने कूप के थ्रू फ्रांस में मिलिट्री रूल स्टैब्लिश किया। इसके कुछ साल बाद ही नेपोलियन ने खुद को एम्परर डिक्लेयर कर दिया और फ्रांस में मोनार्की रीस्टोर हो गई। 1803 से 1815 के बीच का समय नेपोलियन एक वॉर का समय रहा, जब फ्रेंच रेस्ट ऑफ द यूरोप के अगेंस्ट फाइट में इन्वॉल्व हो गए और कॉन्कर्ड टेरिटरी में फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज को इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा कॉन्कर्ड टेरिटरीज में नेपोलियन के फोर्सेस ने सर्फडॉम को अबॉलिश किया और एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्नाइज किया। वॉटरलू में यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स के हाथों नेपोलियन की डिफीट होती है, जिसके बाद 1815 में यूरोप के मोनार्कीज ओल्ड डायनेस्टी को रीस्टोर करते हैं। लेकिन रीस्टोर होने के बावजूद भी मोनार्की का फ्रांस के ऊपर वैसा कंट्रोल नहीं बन पाया जो 1789 रेवोल्यूशन के पहले हुआ करता था। इसके बाद फ्रांस में रेवोल्यूशन की 4 वेव्स आई और फाइनली 1871 में फ्रांस एक रिपब्लिक बनकर उभरा। दोस्तों, फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंपैक्ट न केवल फ्रांस के ऊपर बल्कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर पड़ा। आइए अब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के पॉजिटिव इंपैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। फ्रांस के साथ हुए वॉर के कारण स्पेन और पोर्चुगल जैसे कॉलोनियल पावर्स वीक हो गई और इसका फायदा उठाते हुए साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में उनकी रिस्पेक्टिव कॉलोनीज ने खुद को इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स डिक्लेयर कर दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड होकर सेंट्रल अमेरिका में हेटी ने 1792 में फ्रांस के अगेंस्ट ही आर्म्ड रिबेलियन स्टार्ट किया और 1804 में फ्रीडम अचीव की। हेटी ने साउथ अमेरिका से भागकर आए फ्रीडम फाइटर सिमन बोलिवर को प्रोटेक्शन भी दिया। 1813 से 1824 के बीच सिमन बोलिवर ने कई सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज जैसे वेनेजुएला, कोलंबिया, एक्वाडोर, पेरू और बोलिविया को आर्म्ड रिबेलियंस के थ्रू इंडिपेंडेंस अचीव करने में हेल्प किया था। सिमन बोलिवर इन सभी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज को ग्रैंड कोलंबिया के फॉर्म में यूएस टाइप फेडरेशन में ऑर्गेनाइज करने का ट्राई भी किया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद स्लेवरी को अबॉलिश किया गया। इसी स्टेप को फॉलो करते हुए ब्रिटेन ने 1833 में
और फिर यूएसए ने 1865 में इसे बैन किया। स्लेवरी बैन के साथ ही ओल्ड फ्यूडल रिजीम के लॉस को रिपील किया गया, जिससे फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन हुआ। चर्चेस और नोबल्स के लैंड को कन्फिस्केट कर रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और प्रिविलेज क्लास जैसे फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को अबॉलिश कर दिया गया। एंटी फ्यूडलिज्म की वेव जिसने यूरोप को हिट किया, उसकी ओरिजिन फ्रांस में ही होती है। इसके अलावा प्रेवलेंट फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट न्यू इकोनॉमिक सिस्टम यानी कैपिटलिज्म का राइज भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ही हुआ। जैकोबियन कॉन्स्टिट्यूशन को वर्ल्ड्स जेन्युइन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर किया जाता है, अल्दो ये कॉन्स्टिट्यूशन कभी इफेक्ट में नहीं आया। जैकोबियन कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू वोट के साथ राइट टू इंसरेक्शन भी दिया था। राइट टू इंसरेक्शन पब्लिक को गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट करने का भी राइट देती है। नेपोलियन रूल के अंडर नेपोलियनिक कोड को एज द सिविल कोड ऑफ फ्रांस इंट्रोड्यूस किया गया था। नेपोलियनिक कोड के कुछ प्रोविजंस के इफेक्ट्स जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट, फोकस ऑन रिटन लॉ आज भी फ्रांस और दूसरे नेशंस के लीगल सिस्टम में देखे जा सकते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट मूवमेंट को इंस्पायर किया और यूरोप में प्रो डेमोक्रेसी और सेल्फ रूल मूवमेंट्स को भी इंस्पायर किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान रेवोल्यूशन के लिए वर्किंग क्लास ने सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म की थी। वर्किंग क्लास के बीच इस बढ़ती सॉलिडेरिटी को पूरे यूरोप में और खास तौर पर इंडस्ट्रियलाइज्ड ब्रिटेन में देखा जा सकता था। इससे वर्कर्स को राइट टू वोट और अदर वेलफेयर मेजर्स सिक्योर करने में सक्सेसफुल होते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के इक्वालिटी और लिबर्टी जैसे आइडियाज ने 19th सेंचुरी ब्रिटेन को और डेमोक्रेटिक बनने में हेल्प की थी। दोस्तों, फ्रेंच रेवोल्यूशन के यूरोप और पूरे वर्ल्ड के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट्स रहे, लेकिन इस हिस्टोरिक रेवोल्यूशन के कुछ लिमिटेशंस भी थी। आइए एक नज़र इसकी लिमिटेशंस पर भी डालते हैं। रियलिटी में देखा जाए तो फ्रेंच रेवोल्यूशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। रेवोल्यूशन के बाद आई न्यू रिजीम 1789 अपराइजिंग के मेन फोर्स वर्कर्स के ही ग्रीवियंसेस को रिजॉल्व करने में फेल हो गई और केवल पीजेंट्स को ही बेनिफिट्स मिले। रेवोल्यूशन के बाद डेमोक्रेटिक रूल स्टैब्लिश नहीं हो पाई और इसके उलट फ्रेंच लोगों को जैकोबियंस के रेन ऑफ टेरर के दौरान मास स्लॉटर और ब्रीच ऑफ रूल ऑफ लॉ फेस करना पड़ता है। नेपोलियन की कंटिन्यूस वॉरफेयर से कॉन्कर्ड टेरिटरीज में नेशनलिज्म का राइज हुआ और नेपोलियन को एज लिबरेटर के बजाय एक कॉन्करर के रूप में देखा जाने लगा। राइज ऑफ नेशनलिज्म। दोस्तों, 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म एक ऐसे फोर्स की तरह इमर्ज होता है जिसने यूरोप के साथ पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड को बदल कर रख दिया। इन वेव ऑफ चेंजेस में यूरोपियन मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स का एंड हुआ और उनकी जगह पर नेशन स्टेट इमर्ज होते हैं। वैसे तो मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस यूरोप में काफी पहले से डेवलप हो रहा था। इस मॉडर्न स्टेट में एक सेंट्रलाइज्ड पावर एक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी के ऊपर अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करती थी। लेकिन नेशन स्टेट में ना केवल रूलर बल्कि मेजॉरिटी सिटीजन्स एक कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी और शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट शेयर करते थे। नेशन स्टेट आज के मॉडर्न वर्ल्ड में वाइडली एक्सेप्टेड और मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अस्तित्व में लाने की कहानी स्ट्रगल्स से भरी हुई है। जैसे कि हम जानते हैं कि नेशनलिज्म का फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन में इमर्ज हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने वेरियस मेजर्स और प्रैक्टिसेस द्वारा फ्रेंच लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस की। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने फर्दर पूरे यूरोप को लिबरेट करना अपना मिशन बना लिया। फ्रांस के बारे में मैटरनिक ने कहा था, When France sneezes, rest of the Europe catches cold। फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर यूरोप के दूसरे सिटीज में भी स्टूडेंट्स और एजुकेटेड मिडिल क्लास ने जैकोबियन क्लब स्टैब्लिश किया। यहां फ्रेंच आर्मी अपने इन्वेजन के साथ नेशनलिज्म के आइडिया को भी स्प्रेड कर रही थी। इसके अलावा इन्वेडेड टेरिटरीज में नेपोलियनिक कोड भी इंट्रोड्यूस की गई। डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में भी नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई किया, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया और पीजेंट्स को सर्फडॉम और मेनोरियल ड्यूज से फ्री करवाया। विलेजेस के साथ साथ टाउन्स और सिटीज में भी लोग इंप्रूव्ड ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम और फ्री ट्रेड एंजॉय कर रहे थे। बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स को यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजर्स, कॉमन नेशनल करेंसी की इंपॉर्टेंस समझ आई। लोगों ने इंथुजियाज्म के साथ फ्रेंच आर्मी को हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी की तरह वेलकम किया।
लेकिन जल्द ही लोगों को ये समझते देर न लगी कि ये लिबर्टीज अपने साथ लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम, इंक्रीज्ड टैक्सेशन, सेंसरशिप भी लेकर आई है, जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के एडवांटेज को आउटवे कर रही थी। जल्द ही लोगों का इंथुजियाज्म हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट होने लगा और इसने आम जनता के बीच नेशनलिज्म को फ्यूल करने का काम किया। इक्वालिटी, लिबर्टी, पॉलिटिकल फ्रीडम के अलावा इकोनॉमिक लिबर्टी ने भी नेशनलिज्म में पॉपुलैरिटी गेन की और इकोनॉमिक नेशनलिज्म के वेव ने ऑलरेडी ग्रोइंग वाइडर नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स को फर्दर स्ट्रेंथन किया। नेशनलिज्म के इस इमर्जिंग इमोशन को मोनार्क्स अपने टेरिटोरियल एक्सटेंशन और कॉलोनियल एक्सपांशन के लिए करने लगे। 1815 में ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने कलेक्टिवली नेपोलियन को डिफीट किया। इसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना की गई और मोनार्कीज को रिस्टोर किया गया और यूरोप में एक न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर रिस्टोर की गई। ये न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर एक ऑटोक्रेटिक रिजीम थी और इस रेन में डिसेंट की वॉइसेस को दबाने की पूरी कोशिश की गई। ऑथोरिटीज को क्रिटिसाइज करने वाले न्यूज़पेपर के ऊपर सेंसरशिप इंपोज कर दी गई और लिबर्टी और फ्रीडम के आइडियाज को रिफ्लेक्ट करने वाले बुक्स, प्लेज और सॉन्ग्स को भी सेंसर कर दिया गया। इन सप्रेशंस के रिएक्शन में रेवोल्यूशनरीज का इमर्ज होना तो नेचुरल ही था। फियर ऑफ रिप्रेशन के कारण रेवोल्यूशनरीज ने सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म की। ऐसे ही एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने इटली के मज्जीनी, जिसने इटली यूनिफिकेशन में क्रूशल रोल प्ले किया। इटली आज की तरह एक यूनिफाइड नेशन स्टेट नहीं, बल्कि स्मॉल किंगडम्स और स्टेट्स में डिवाइडेड था। मज्जीनी का कहना था कि गॉड ने नेशंस को मैनकाइंड के नेचुरल यूनिट की तरह डिजाइन किया है और उन्होंने इटली को एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक में डेवलप करने में क्रूशल रोल प्ले किया था। मज्जीनी के मॉडल्स को फॉलो करते हुए जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड ने भी सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म की। मज्जीनी के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के विजन और मोनार्की के ऑपोजिशन से कंजर्वेटिव्स को थ्रेट था। एक कंजर्वेटिव मैटरनिक ने मज्जीनी के बारे में कहा था, ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। 1830 से 1848 का दौर रेवोल्यूशन का दौर रहा। यहाँ कंजर्वेटिव्स रिजीम्स अपनी पावर कंसोलिडेट कर रहे थे और वहाँ लिबरलिज्म और नेशनलिज्म के आइडियाज और तेजी से पॉपुलर हो रहे थे। लिबरल नेशनलिस्ट्स। नेपोलियनिक वॉर्स के बाद यूरोप में प्रो डेमोक्रेसी रेवोल्यूशंस के वेव्स का राइज हुआ, लेकिन यूरोपियन मोनार्कीज फ्रेंच रेवोल्यूशन के डेमोक्रेटिक आइडियाज के अगेंस्ट थे और नेशनलिज्म को केवल अपने एम्पायर के एक्सटेंशन और कॉलोनियल एक्सपेंशन के लिए ही यूज कर रहे थे। 1830 में फ्रांस में रेवोल्यूशन का फर्स्ट अपहीवल हुआ और वहां की रिस्टोर्ड मोनार्की बोर्बन किंग्स को लिबरल्स रेवोल्यूशनरीज ने ओवरथ्रो कर लुई फिलिपी को हेड बनाकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टेब्लिश की। फ्रांस के बाद ब्रुसेल्स में जुलाई रेवोल्यूशन में बेल्जियम ने यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ नेदरलैंड से इंडिपेंडेंस गेन की। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसने पूरे यूरोप के एजुकेटेड एलीट्स के बीच नेशनलिस्ट फीलिंग्स को मोबिलाइज करने का काम किया। ओटोमैन एम्पायर के अगेंस्ट ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 में स्टार्ट हुआ और न्यूमरस वेस्टर्न यूरोपियंस, पोएट्स और आर्टिस्ट्स ने इसके सपोर्ट से फाइनली 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल द्वारा ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज किया गया। दोस्तों, कल्चर्स, आर्ट, पोएट्री, फोक सॉन्ग और फोक डांसेस ने ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन को पॉपुलराइज करने में क्रूशल रोल प्ले किया। वर्नाक्युलर लैंग्वेज के यूज और लोकल फोकलोर से इलिटरेट मासेस के बीच भी नेशनलिस्ट मैसेज को पॉपुलराइज किया गया। आइए अब चलते हैं 1848 के पेरिस में, जहां पुअर इकोनॉमिक सिचुएशन, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, फूड शॉर्टेज और पॉवर्टी से परेशान होकर लोग सड़कों पर उतर गए और नौबत ऐसी आई कि किंग लुई को भागना पड़ा। इसके बाद नेशनल असेंबली ने फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया और 21 से अबव सारे मेल को एडल्ट सफरेज ग्रांट की गई। जाहिर सी बात थी, फ्रांस में हो रहे डेवलपमेंट्स का असर यूरोप के बाकी रीजन्स में भी पड़ना ही था। जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर में लिबरल मिडिल क्लास ने पार्लियामेंटरी प्रिंसिपल्स के बेसिस पर नेशन स्टेट की डिमांड रेज करने लगे। 18 मई 1848 को जर्मन मिडिल क्लास ने जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोटिंग की और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने जर्मनी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। प्रूशिया के किंग ने इसके अगेंस्ट बाकी मोनार्कीज के साथ मिलकर नेशनल असेंबली को अपोज किया
और ट्रूप्स की हेल्प से नेशनल असेंबली को डिसबैन कर दिया गया। 1848 में कंजर्वेटिव फोर्सेस ने लिबरल मूवमेंट्स को सप्रेस तो कर दिया था, लेकिन मोनार्क्स भी इससे ये रियलाइज कर चुके थे कि ये रेवोल्यूशन का साइकिल रुकने वाला नहीं है। इस कारण से मोनार्की ने कुछ लिबरल चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। हैब्सबर्ग डोमिनियन और रशिया में बॉन्डेड लेबर और सर्वडोम को अबॉलिश किया गया। हबसबर्ग रूलर्स ने हंगेरियंस को ज्यादा ऑटोनॉमी ग्रांट की। 1848 के बाद कंजर्वेशनिस्ट्स ने नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स को स्टेट पावर और यूरोप के ऊपर पॉलिटिकल डोमिनेशन अचीव करने के लिए यूज करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑटो वॉन बिस्मार्क के अंडर प्रूशिया ने 7 ईयर्स के ड्यूरेशन में प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के बीच 3 वॉर्स हुई, जिसमें प्रूशिया विक्टोरियस इमर्ज होता है और साथ ही जर्मनी एक यूनिफाइड नेशन के रूप में इमर्ज होता है। दोस्तों, जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद अब बात करते हैं इटली की। मिड 19th सेंचुरी में इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिनमें से केवल एक हाउस, सार्डिनिया पिडमोंट, इटालियन प्रिंसली हाउस द्वारा गवर्नड था। 1830 और 1838 के रेवोल्यूशनरीज के फेल्ड अटेम्प्ट के बाद इटली के यूनिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सार्डिनिया पिडमोंट के ऊपर थी। उस वक्त सार्डिनिया किंग विक्टर इमैनुअल III के रूल में था। एक यूनिफाइड इटली किंग को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफर कर रहा था। सार्डिनिया के चीफ मिनिस्टर कवोर ने इटली यूनिफिकेशन के मूवमेंट को लीड किया। ये मूवमेंट ना तो रेवोल्यूशनरी था और ना ही डेमोक्रेटिक। फ्रांस के सपोर्ट से कवोर ने 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट किया। आगे चलकर गरीब बल्दी और उसके लार्ज ट्रूप्स ने भी कवोर का साथ दिया। साथ मिलकर दोनों ने साउथ इटली और किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज की तरफ मार्च करते हैं, जहां लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट गेन कर वहां के स्पेनिश रूलर्स को रिमूव करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसके बाद 1861 में विक्टर इमैनुअल II को किंग ऑफ यूनाइटेड इटली प्रोक्लेम किया गया। लेकिन इटली की ज्यादातर पॉपुलेशन इलिटरेसी के कारण लिबरल नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी से अनअवेयर ही रही थी। यहां तक कि जिन पीजेंट्स ने गरिबल्दी का सपोर्ट किया था, उन्होंने कभी इटालिया वर्ड के बारे में सुना तक नहीं था। उन्हें यह लगता था कि ला तालिया किंग विक्टर की वाइफ का नाम है। दोस्तों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी पहले एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में हुए इनोवेशन से कैश क्रॉप्स के प्रोडक्शंस इंक्रीज हुए, जिससे ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल्स की डिमांड पूरी की गई। स्टील प्लो, हैरो, मैकेनिकल सीड ड्रिल्स, हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर्स जैसे न्यू फार्म मशीनरी ने रीपिंग और थ्रेशिंग जैसे फार्मिंग प्रोसेसेस को इजी बना दिया। इससे एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर की रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस हो गई और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए लेबर सरप्लस में अवेलेबल हो गए। सरप्लस लेबर की अवेलेबिलिटी से लेबर कॉस्ट रिड्यूस हुई, जिसका मतलब था बिजनेसमैन के लिए ज्यादा प्रॉफिट्स। न्यू फार्म प्रैक्टिसेस जैसे इंटेंसिव मैन्यूरिंग और क्रॉप रोटेशन से सॉइल फर्टिलिटी भी इंक्रीज हुई और इससे ब्रिटेन की फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो सकी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ब्रिटेन की इकोनॉमी तो बूम कर रही थी, लेकिन कॉमन मैन पर इसका इंपैक्ट बहुत पॉजिटिव नहीं हुआ। प्रोडक्शन के साथ एम्प्लॉयमेंट का सेंटर भी अब विलेज से सिटीज में शिफ्ट हो गया था और ज्यादातर लोग अब विलेज से माइग्रेट कर सिटी की फैक्ट्रीज में जॉब करने लगे थे। इस माइग्रेशन से सिटीज ओवरक्राउडेड हो गई, जिसने हाउसिंग और सैनिटाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स को जन्म दिया। अर्बन एरियाज अब 2 कॉन्ट्रास्टिंग पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। एक तरफ था स्लम्स और दूसरी तरफ था बिजनेसमैन और मैनेजर्स की लग्जूरियस होम्स। इस कंडीशन से लोगों के बीच सोशल स्ट्रेस इंक्रीज होने लगा। इसके ऊपर पॉवर्टी के कारण सिटीज में सोशल स्ट्रेस भी इंक्रीज हो गई। इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए वर्कर्स बस एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही थे और उनका मेन एम था ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, जिस कारण वर्कर्स को बहुत ही कम वेजेस दिए जाते थे। वर्कर्स को बिना किसी सोशल सिक्योरिटी फैक्ट्री के अनसेफ वर्किंग कंडीशन में 15 से 16 घंटे काम करना पड़ता था और उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं थी। चीप वेजेस में अवेलेबल होने के कारण लेबर वर्कफोर्स में विमेन पार्टिसिपेशन और चाइल्ड लेबर इंक्रीज होने लगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंपैक्ट इकोनॉमी और सोसाइटी के साथ साथ एनवायरनमेंट के ऊपर भी पड़ा। एनवायरमेंटल पोल्यूशन इंक्रीज होने के कारण वर्कर्स की हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज होने लगी। वर्कर्स के वेलफेयर के लिए पार्लियामेंट भी कोई एक्शन नहीं ले रही थी और जाहिर सी बात थी कि इन सब रीजन से वर्कर्स के बीच रिसेंटमेंट इंक्रीज होने लगे और अपने अधिकार के लिए वर्कर्स को
वर्कर्स मूवमेंट और ट्रेड यूनियंस का सहारा लेना पड़ा था। पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एरा में कैपिटलिज्म की इस नेगेटिव साइड के कारण ही सोशलिज्म का राइज हुआ। कार्ल मार्क्स, ये नाम कौन नहीं जानता। इंग्लैंड में वर्कर्स के मिजरेबल कंडीशंस को देखते हुए कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म के आइडिया को डेवलप किया, जिस आइडिया ने रशिया, चाइना और उनकी जैसी कंट्रीज में रेवोल्यूशनरीज को इंस्पायर किया था। तो दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंग्लैंड में डेमोक्रेसी के पेनिट्रेशन को इंक्रीज किया और ग्रोइंग वर्कर्स मूवमेंट से गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि लेसे फेयर सिने क्वा नॉन नहीं है और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्कर्स रेवोल्यूशन से कैपिटलिज्म को बचाने के लिए वल्नरेबल सेक्शंस के प्रोटेक्शन को इंश्योर करें। ग्रेजुअली राइट टू वोट के बेस को एक्सपेंड किया गया और वर्कर्स को भी वोट देने के अधिकार मिले। इसके बाद 1929 तक ब्रिटेन ने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज भी अडॉप्ट कर ली। 1824 में ट्रेड यूनियंस को भी लीगलाइज किया गया और एक सीरीज ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट पास कर वर्किंग आवर्स एज को रेगुलेट किया गया, खास तौर पर विमेन और चिल्ड्रंस के लिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के बीच कॉन्टैक्ट्स इंप्रूव हुए, लेकिन ये कॉन्टैक्ट्स इक्वालिटी पर बेस्ड नहीं थे। रॉ मटेरियल्स और एक्सपोर्ट मार्केट की इंक्रीजिंग डिमांड से कॉलोनियल पावर्स अपने कॉलोनियल एक्सपेंशन की रेस में लग गए। हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंपीरियलिज्म के ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कॉलोनियल पावर्स मिलिट्री पावर, डायरेक्ट रूल और रूल बाय इंटरमीडियरीज का यूज कर अपने कॉलोनीज के ऊपर कंट्रोल स्ट्रेंथन करने का ट्राई कर रही थी। वहीं कई कॉलोनियल पावर्स अपने कॉलोनीज को अपनी टेरिटरी का एक्सटेंशन कंसिडर कर रहे थे। इंग्लैंड के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने यूरोप के दूसरे नेशंस जैसे इटली, जर्मनी और फ्रांस में भी दस्तक दी। 1917 अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद रशिया का फुल फ्लेज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। यूएसए ने 1783 से ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया था, लेकिन 1870 के बाद ही यूएस के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स को बिग बूस्ट मिला। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान यूएसए पूरे वर्ल्ड में फिनिश्ड गुड्स का मेजर सप्लायर बनकर उभरा। यहां एशिया में जापान इंडस्ट्रियलाइज होने वाला फर्स्ट नेशन था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से राइज हुए इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का और इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म से राइज हुआ नियो इंपीरियलिज्म का। हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स सिस्टम, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, इन्वेजन्स से सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, कैपिटल और स्टेबल लॉ एंड ऑर्डर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के मेन डिटर्मिनेंट्स थे। वर्ल्ड वॉर 1 ने वॉर के प्रति लोगों के आउटलुक को चेंज कर दिया था। हाई सिविलियन कैजुअलिटीज के कारण कई थिंकर्स अब वॉर को कंडेम्न करने लग गए थे। वर्ल्ड वॉर 1 के पहले कई लिटरेचर्स में वॉर को ग्लोरीफाई किया जाता था, लेकिन वॉर के बाद हेमिंगवे जैसे राइटर्स वॉर के अगेंस्ट हो गए। अब आइए बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। यूं तो यूरोप में रीजनल कॉन्फ्लिक्ट और वॉर सदियों से चलते आ रहे हैं, लेकिन नेशनल स्टेट्स के राइज के बाद इसमें 2 बड़े चेंजेस आए। फर्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट में 2 से ज्यादा देशों का इन्वॉल्व होना। सेकंड, वॉर के इंटेंसिटी और एरिया दोनों का इंक्रीज होना। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे 30 इयर्स वॉर, नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा लड़े गए वॉर्स और वॉर ऑफ वाटरलू एटसेट्रा। लेकिन दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन सबसे कहीं ज्यादा खतरनाक और डिस्ट्रक्टिव था। इस पीरियड में यूरोप पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा था। पूरे यूरोप में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रशिया और ऑटोमन एम्पायर मेजर पावर सेंटर्स थे। यूरोप के बाहर की बात करें तो यूएस और जापान 2 इमर्जिंग पावर्स थी। जाहिर है कि बिना किसी इंटरनेशनल लॉ के ये सभी पावर्स ज्यादा समय तक शांति बनाए रख नहीं सकते थे। तो चलिए अब हम उन रीजंस के बारे में बात करते हैं जिसके कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसी घटना हुई। कॉलोनियलिज्म के लिए बढ़ती राइवलरी और यूरोपियन कंट्रीज का एक दूसरे के अगेंस्ट बढ़ती रिसेंटमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सबसे बड़े रीजंस थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जहां एक और यूरोपियन नेशंस एशिया और अफ्रीका में अपने कॉलोनियल एम्पायर्स को इंक्रीज करना चाहते थे, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका और जापान अपनी बाउंड्रीज के बाहर के मार्केट को कैप्चर करने में लगे हुए थे। कॉलोनियल टेरिटरी एक्वायर करने की इसी राइवलरी ने इन पावर्स को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। जर्मनी कॉलोनाइजेशन की रेस में काफी लेट से एंटर हुआ था, इसलिए वो अपनी नेवल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके अदर पावर्स से आगे निकलना चाहता था, जबकि ब्रिटेन एक एग्जिस्टिंग नेवल पावर था और वो अपनी सुप्रीमेसी को बनाए रखने के लिए
जर्मन नेवी को मजबूत होते नहीं देखना चाहता था। फ्रांसो प्रूशियन वॉर 1871 में जर्मनी ने फ्रांस के दो इंपॉर्टेंट माइनिंग एरियाज अल्जास और लोरेन को छीन लिया था। इस कारण फ्रांस और जर्मनी में हॉस्टिलिटी बढ़ गई थी। उधर ईस्टर्न फ्रंट पर रशिया बाल्कन रीजन में हब्सबर्ग एम्पायर की एम्बिशन को लेकर सस्पिशियस था। दोनों ही इस स्लेव रीजन को डोमिनेट करना चाहते थे। सर्बियन नेशनलिज्म भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक बहुत बड़ा कारण था। सर्ब एथनिक ग्रुप्स चाहते थे कि बाल्कन और हब्सबर्ग एम्पायर के कुछ एरियाज को मिलकर यूगोस्लाविया नाम की एक कंट्री बनाया जाए। इससे हब्सबर्ग एम्पायर की इंटेग्रिटी को खतरा था। इन सिचुएशंस में यूरोप दो अलायंसेस में डिवाइड हो गया था। पहला था ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल थे। इसके अगेंस्ट बने अलायंस में ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया थे। हालांकि ये अलायंस बहुत रिजिड नहीं थे। अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इमीडिएट रीजन की बात करें तो 28 जून 1914 को बॉस्निया के सर्ब स्लेव नेशनलिस्ट गैवरिलो प्रिंसिप ने साराजेवो में ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के प्रिंस आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी, जिसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के सामने कुछ डिमांड्स रखी और उनके ना पूरा होने पर सर्बिया पर अटैक कर दिया और इसी के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। लगभग 4 सालों तक चले इस वॉर में 36 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और इसमें करीब 10 मिलियन सोल्जर्स और लाखों निर्दोष लोगों की जानें गई। दोस्तों, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही था जिसमें पहली बार फाइटर प्लेन का यूज हुआ था। अगर हम वॉर के एक्सपेंशन की बात करें तो वॉर भले ही सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच स्टार्ट हुआ था, लेकिन सर्बिया के पास स्ट्रांग आर्मी न होने के कारण उसने दूसरे देशों से हेल्प मांगी। देखते ही देखते जर्मनी और इटली सर्बिया के साथ हो गए। यहां नोट करने वाली बात यह है कि ये कंट्रीज सर्बिया के फेवर में अपने नेशनल इंटरेस्ट की वजह से आए थे, ना कि उन्हें सर्बिया से कोई सिंपैथी थी। इनके अगेंस्ट ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया एकजुट हो गए। वॉर में एक नया मोड़ तब आया जब 1917 में रशिया में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ, जिसके कारण वो वॉर से अलग हो गया। साथ ही अमेरिका ने ब्रिटेन और फ्रांस की हेल्प करने का डिसीजन लिया। जहां एक और रशिया के पीछे हटने से जर्मनी की पोजीशन स्ट्रांग हुई, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका के वॉर में इन्वॉल्व होने से बड़ा शॉक भी लगा। अमेरिका स्टार्टिंग से ही वॉर से दूर था, लेकिन जर्मनी ने अमेरिकन सिविल शिप लुसिटेनिया पर अटैक किया, जिसके बाद जर्मनी के अगेंस्ट यूएस ने वॉर डिक्लेयर कर दी। धीरे धीरे जर्मन अलायंस वीक होता गया और फाइनली जर्मन ने सरेंडर कर दिया और इसके साथ ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे इवेंट के आउटकम्स कुछ महीनों से लेकर सेंचुरीज तक देखे जा सकते थे। पॉलिटिकल आउटकम की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर डीप इफेक्ट डाला था। इस वॉर के बाद बहुत सी एम्पायर्स का डिक्लाइन हो गया, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की। इसके साथ ही इस वॉर के एंड में नए स्टेट्स जैसे यूगोस्लाविया, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया का राइज हुआ। इस वॉर के एंड में बाल्टिक एरियाज रशियन एम्पायर से फ्री हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फिलिस्तीन पर इंग्लैंड का कंट्रोल हो गया। बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद रशिया में रेवोल्यूशनरी पार्टीज पावर में आई, जिन्होंने रशिया में सोशलिस्ट रूल को एस्टेब्लिश किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें डिफीटेड कंट्रीज के साथ रिवेंजफुल ट्रीटीज साइन की गई, जैसे जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ वर्साई, ऑस्ट्रिया के साथ ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन, हंगरी के साथ ट्रीटी ऑफ ट्रायनॉन और टर्की के साथ ट्रीटी ऑफ सेवरेस। इन ट्रीटीज ने आगे के ग्लोबल पॉलिटिक्स पर बहुत डीप इम्पैक्ट डाला। फ्यूचर में ऐसी डिस्ट्रक्टिव वर्ल्ड वॉर को होने से रोकने के लिए विनिंग कंट्रीज द्वारा लीग ऑफ नेशंस स्टैब्लिश की गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण यूरोप के शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी और एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई चेन डिस्ट्रॉय हो जाने से इन्फ्लेशन डबल डिजिट में आ गया था। ट्रेड और कॉमर्स को भी गहरा नुकसान पहुंचा था। लाखों सिविलियंस की कैजुअलिटी के कारण शॉर्टेज ऑफ लेबर भी यूरोप के लिए एक बड़ी चैलेंज बनती जा रही थी। दोस्तों, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट की तरह ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सोशल आउटकम्स भी नेगेटिव ही थे। वॉर के कारण ज्यादातर मेंस वॉर जोन में चले गए थे, जिसके कारण विमेन की सोशल और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन तो बढ़ी, लेकिन प्रोडक्टिविटी इसके अकॉर्डिंग नहीं थी। हालांकि
आगे चलकर इस चीप विमेन वर्कफोर्स का यूरोप को यूरोपियन रिकंस्ट्रक्शन में फायदा मिला। इसके अलावा लार्ज नंबर्स ऑफ मेल कैजुअलिटीज के कारण ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में डेमोग्राफिक चेंजेस आए। ये वर्ल्ड वॉर्स का ही नतीजा है कि आज भी यूरोप के कई देशों में सेक्स रेशियो विमेन्स के फेवर में दिखाई देता है। वॉर के कारण हुए जेनोसाइड ने लोगों को वॉर को लेकर बहुत सेंसिटिव बना दिया। अब पब्लिक अपनी गवर्नमेंट से वॉर में इन्वॉल्व न होने को लेकर प्रेशर बनाने लगी। दोस्तों, पूरी दुनिया के साथ साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट भारत पर भी देखने को मिलता है। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने भारत को भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के अगेंस्ट अपना एलाइड बना लिया था। उस समय इंडिया के नेशनलिस्ट लीडर्स के एक बड़े ग्रुप ने ब्रिटिशर्स का साथ देने का फैसला किया था। उन्हें यह उम्मीद थी कि उनकी वफादारी से खुश होकर ब्रिटेन उन्हें गिफ्ट में होम रूल देंगे। गांधी जी ने तो बढ़ चढ़कर वॉर में रिसोर्सेज जुटाने में ब्रिटिशर्स की बहुत सहायता की थी, लेकिन वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटिशर्स ने नेशनलिस्ट लीडरशिप को होम रूल देने के बजाय रोल एट एक्ट जैसा स्ट्रिक्ट कानून गिफ्ट में दिया। इससे इंडियन नेशनलिस्ट बहुत डिसअपॉइंट हुए और इंडिया में महात्मा गांधी के लीडरशिप में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इस वॉर के बाद हुए ट्रीटी ऑफ सेवरस में खलीफा की पोस्ट को अबॉलिश कर दिया गया था, जिससे इंडियन मुस्लिम्स बहुत नाराज हुए और उन्होंने खिलाफत मूवमेंट शुरू कर दिया। अब दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन को एस्टैब्लिश किया गया। यह पहला वर्ल्ड वाइड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था, जिसका मेन गोल वर्ल्ड में शांति बनाए रखना था। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद 10 जनवरी 1920 को इसे एस्टैब्लिश कर दिया गया था। इसकी प्रायोरिटीज में कलेक्टिव सिक्योरिटी और डिसआर्ममेंट के थ्रू वॉर को कंट्रोल करना और बातचीत के माध्यम से इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सुलझाने जैसे स्टेप्स को शामिल किया गया था। लीग के पास अपने खुद के आर्म्ड फोर्सेस नहीं थे। वो अपने प्रपोजल्स के इम्प्लीमेंटेशन, इकोनॉमिक सैंक्शंस को मेंटेन करने और आर्म्ड फोर्सेस के लिए विक्टोरियस फर्स्ट वर्ल्ड अलायंस ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान एग्जीक्यूटिव काउंसिल में परमानेंट मेंबर पर डिपेंडेंट थे। दोस्तों, हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड के साथ ही ट्रीटी ऑफ वर्साई को भी पढ़ते हैं, जिसका वर्ल्ड हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बेहद इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इस ट्रीटी को जून 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के साथ साइन किया गया था, जिसमें जर्मनी पर इकोनॉमिक, सोशल और मिलिट्री रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। अल्जास लोरेन जैसे फेमस एरिया, जिसे 1871 में जर्मनी ने फ्रांस से कैप्चर कर लिया था, उसे इस ट्रीटी के बाद जर्मनी ने वापस लौटा दिया। जर्मनी को इस ट्रीटी के प्रोविजंस के बेस पर मैक्सिमम 1 लाख आर्म्ड फोर्सेस रखने की ही परमिशन दी गई और उसके चीफ मिलिट्री ऑफिस को भी परमानेंटली समाप्त कर दिया गया। जर्मनी को वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हुए उसे ही एलाइज नेशंस के नुकसान की भरपाई के लिए कहा गया। हालांकि 1919 में जर्मनी ने अपनी हेल्पलेस कंडीशन होने के कारण इस ट्रीटी को मजबूरी में साइन तो कर लिया, बट वहां के लोग इस ट्रीटी से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वैसे वैसे जर्मनी ने अपनी पावर्स को रिस्टोर करना शुरू कर दिया। फ्यूचर में अपनी पावर्स में रैपिडली ग्रोथ करके जर्मनी ने इस ट्रीटी के प्रोविजंस को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके रिजल्ट में हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर को होते हुए देखते हैं। दोस्तों, लास्टली सारी कंट्रीज के एक्शन और रिएक्शन से हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हुए कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेन रीजन यही था कि ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज को हासिल किया जा सके। इस वॉर के लिए सबसे ज्यादा जर्मनी को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, लेकिन देखा जाए तो सिर्फ जर्मनी को ही ब्लेम करना गलत होगा। इस वॉर में सभी कंट्रीज के अपने अपने बेनिफिट्स शामिल थे। दोस्तों, एरिस्टोटल कहते थे, रेवोल्यूशंस अबाउट स्मॉल थिंग्स डज नॉट हैपन, बट विद स्मॉल थिंग्स आर जनरेटेड। कई बार एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े बर्स्ट का रीजन बन जाती है। रेवोल्यूशन कोई इमीडिएट इंसिडेंट नहीं है, बल्कि ये सालों से लोगों के मन में दबे ग्रीवियंसेस का आउटबर्स्ट होता है। ऐसे ही कुछ रशियन रेवोल्यूशन में देखने को मिला, जिसको आज हम डिटेल में जानेंगे। 19th और 20th सेंचुरी के यूरोप में मिडिल क्लास की पावर और एक्सपेक्टेशंस काफी बढ़ चुकी थी। इस कारण कार्ल मार्क्स अपनी लाइफ में कोई प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन नहीं ला सके। लेकिन मार्क्स की आइडियोलॉजी पर बेस्ड पहला रेवोल्यूशन उसकी डेथ के 3 डेकेड्स के बाद रशिया में हुआ। रशिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से
लेबर क्लास लगातार एक्सपैंड करता जा रहा था। फिर भी यूरोप में होने वाले पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस का इम्पैक्ट रशिया पर ना के बराबर पड़ा था। रशिया में लेबर और वर्कर्स के लिए काम करने वाली दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज थी, बोल्शेविक पार्टी और मेंशेविक्स पार्टी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसी क्लास पर पड़ा था। वॉर की सिचुएशन का फायदा उठाते हुए इन पार्टीज ने ज़ार मोनार्की के अगेंस्ट सिविल वॉर शुरू कर दिया और इसे ही रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना गया। 1917 के रशियन रेवोल्यूशन का वर्ल्ड हिस्ट्री में अपना एक अलग ही सिग्निफिकेंस है। इस रेवोल्यूशन ने रशिया के न केवल पॉलिटिकल एरियाज पर इंपैक्ट डाला, बल्कि इकोनॉमिक और सोशल एरियाज को भी काफी प्रभावित किया। 1917 का यह रेवोल्यूशन 20th सेंचुरी का सबसे एक्सप्लोसिव पॉलिटिकल इवेंट था, जिसने रोमनॉव डायनेस्टी और सदियों से चले आ रहे रशियन एम्पायर को रिप्लेस कर बोल्शेविक गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया। बैकग्राउंड। दोस्तों, रशियन रेवोल्यूशन पर चर्चा करने से पहले वहां के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वेशंस को समझना बेहद जरूरी है। एक्चुअली रशिया में फ्यूडल क्लास और चर्च बड़ी बड़ी मैनोर और एस्टेट के मालिक हुआ करते थे। वहीं दूसरी तरफ पीजेंट क्लास थे, जो पूरी तरह से लैंडलेस थे। सिर्फ इतना ही नहीं, रशिया में अब धीरे से ही सही इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू हो चुका था, जिसके चलते वहां के इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी पोवर्टी और डिप्रिवेशन में जी रहे थे। इसके साथ ही 19th सेंचुरी के लेटर पार्ट से ही रशिया में सोशलिस्ट आइडियोलॉजी फैलने लगी थी। दोस्तों, 1917 के रशियन रेवोल्यूशन के पहले से ही रशियन सोसाइटी रेडिकल चेंजेस के दौर से गुजर रही थी। एक तरफ जहां रशिया में नई पावर्स उभर रही थी, जिसमें वर्कर्स, फार्मर्स और आम जनता शामिल थी, रशिया में सोशलिज्म का तेजी से डिफ्यूजन हो रहा था। 1898 में कई सोशलिस्ट ग्रुप्स ने मिलकर सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी को एस्टैब्लिश किया। व्लादिमीर लेनिन इस पार्टी के बोल्शेविक ग्रुप के लीडर थे। वहीं दूसरी ओर रशियन मोनार्की थी, जो पुराने सिस्टम पर ही जोर दे रहे थे। उस समय रशियन रूलर ज़ार निकोलस II रेन की डिवाइन थ्योरी पर बिलीव करता था। कॉजेज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। दोस्तों, अगर रशियन रेवोल्यूशन के पीछे कॉजेज पर नजर डालें तो इसमें कई इंपॉर्टेंट रीजन देखने को मिलते हैं। 1904 से 1905 में जापान और रशिया के बीच एक वॉर हुआ, जिसमें जापान ने रशिया को बुरी तरह से हराया। रशिया की इस शर्मनाक हार को लेकर रशियंस में भी भारी डिससैटिस्फैक्शन नजर आया। इसके साथ ही वॉर के कारण रशियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन अपने पीक पर पहुंच गया और वहां के वर्कर्स और फार्मर्स के लिए लाइफ बहुत ज्यादा टफ हो गई। इकोनॉमिक क्राइसिस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए वर्कर्स ने अपनी फैमिलीज को साथ लेकर 22 जनवरी 1905 को सेंट पीटर्सबर्ग में एक रैली निकाली और ज़ार निकोलस II के विंटर पैलेस की तरफ बढ़ने लगे। पैलेस की तरफ आती भीड़ को देखकर ज़ार के सोल्जर्स ने उन पर गोलियां चला दी, जिससे हजारों लोगों की जानें चली गई। रशिया में हुए इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। इस इंसिडेंट के बाद वर्कर्स ने एक नया यूनियन बनाया, जो 1917 में एक पिवटल इवेंट साबित हुआ। इस यूनियन को सोवियत यूनियन कहा गया। साथ ही इस इंसिडेंट की वजह से ही 1904 में सभी फार्मर्स रिप्रेजेंटेटिव्स ने मॉस्को में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी। इस कॉन्फ्रेंस में रशियन फार्मर्स यूनियन बनाने का डिसीजन लिया गया। इन रीजंस के अलावा रशियन रेवोल्यूशन में और रीजन है जो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते रशिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, ट्रेड और कॉमर्स का तेजी से प्रसार हो रहा था। न्यू इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए देश भर से वर्कर्स आने लगे, जिससे रूरल एरिया से माइग्रेंट्स बड़े बड़े शहरों की ओर आने लगे। अर्बन इकोसिस्टम में अलग अलग रीजन और बैकग्राउंड से आए हुए लोगों के बीच इंटरैक्शन के कारण एक नए प्रोलेटारिएट क्लास का राइज हुआ। धीरे धीरे उनमें पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल अवेयरनेस बढ़ने लगी। इन वर्कर्स ने यहां पर अपने नए क्लब्स भी बना लिए, जहां पर ये अक्सर पॉलिटिकल इश्यूज पर डिबेट्स किया करते थे। इन क्लब्स में 19th सेंचुरी के अराउंड कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी का प्रचार करने के लिए सोशलिस्ट लीडर्स भी आने लगे। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के कारण लेबर क्लास में मोनार्की के अगेंस्ट डिस्पेयर बढ़ने लगा, जो कि आगे चलकर रशियन रेवोल्यूशन का एक डिसाइडिंग रीजन बना। रशिया के पेट्रागार्ड, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े शहरों के मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स में लाखों वर्कर्स काम करते थे,
ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने अपने वर्कर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ वेलफेयर स्टेप्स लिए थे, जिस कारण उन देशों में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन नहीं हो पाया। इसके अगेंस्ट रशिया के जार मोनार्की ने वर्कर्स के वेलफेयर के लिए कोई स्कीम नहीं शुरू की। यही कारण है कि रशिया में वर्कर्स का अनरेस्ट लगातार बढ़ता रहा और इवेंचुअली रशिया के इन्हीं बड़े शहरों से रेवोल्यूशन का विस्फोट हुआ। राइज ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। सोशलिस्ट प्रोपेगेंडा के रिजल्ट के टूर पर रशिया में सोशलिस्ट डेमोक्रेसी को 1883 में स्टैब्लिश किया गया, जो कि आगे चलकर 1903 में दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसमें पहला था मेंशेविक्स और दूसरा था बोल्शेविक्स ग्रुप। मेंशेविक्स पार्टी के मेन लीडर केरेंस्की थे, जो लीगली रिजीम में चेंजेस चाहते थे, जबकि बोल्शेविक्स ग्रुप के लीडर व्लादिमीर लेनिन थे, जो ब्लडी रेवोल्यूशन के जरिए सारिस्ट एम्पायर को उखाड़ फेंकना चाहते थे। पार्टिसिपेटिंग इन वर्ल्ड वॉर वन। रशिया का वर्ल्ड वॉर वन में शामिल होना रेवोल्यूशन के लिए आग में घी डालने जैसा था। दरअसल 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसमें एक ग्रुप में इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी थे, वहीं दूसरे ग्रुप में इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया शामिल थे। इस वॉर में 6 लाख रशियन सोल्जर्स मारे गए और 2 लाख प्रिजनर्स बना लिए गए। इससे रशियन सोल्जर्स में काफी असंतोष नजर आया और वहां की पब्लिक और सोल्जर्स ने मिलकर मोनार्की खत्म करने का डिसीजन लिया। ड्रॉट। रशियन एवोल्यूशन में ड्रॉट भी एक बहुत बड़ा रीजन था। 1916 से 1917 में आए ड्रॉट के कारण पुअर रशियन ड्रॉट के कारण स्टारवेशन और पैंडेमिक का सामना कर रहे थे। फिर भी इस क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए ज़ार मोनार्की ने कोई स्टेप नहीं लिया। इतना ही नहीं, कैपिटलिस्ट ग्रुप्स का पीजेंट्स और वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन अपने पीक पर था, जिससे वहां की जनता अब पेशेंस खो चुकी थी और अपने राइट्स के लिए एक बड़े रेवोल्यूशन के लिए तैयार हो रही थी। कॉन्सिक्वेंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन के इन इंपॉर्टेंट रीजंस को देखने के बाद अब हम इस एक्सप्लोसिव रेवोल्यूशन के रिजल्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं कि आखिर इस रेवोल्यूशन का इफेक्ट क्या हुआ, रशिया और वर्ल्ड पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों, रशियन रेवोल्यूशन की पहली और सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट तो यह है कि वहां की एब्सोल्यूट मोनार्की का एंड हो गया। इस रेवोल्यूशन ने रूस की जनता पर हो रहे अत्याचार का अंत कर दिया। इसके अलावा इस रेवोल्यूशन ने एरिस्टोक्रेसी और चर्च की पावर्स को भी समाप्त कर दिया। रशियन रेवोल्यूशन के बाद दोस्तों, रशिया में फर्स्ट सोशलिस्ट सोसाइटी का क्रिएशन हुआ। इस रेवोल्यूशन के बाद ज़ार के एम्पायर का एंड करके रशिया को एक सोशलिस्ट सोसाइटी में बदल दिया गया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इस सो कॉल्ड सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के बाद गवर्नमेंट की सारी पावर बोल्शेविक पार्टी के हाथों में आ गई, जो कि मार्क्स की आइडियोलॉजी के टोटली अगेंस्ट था। सही मायने में कहा जाए तो रशिया में ज़ार मोनार्की की जगह बोल्शेविक मोनार्की स्टैब्लिश हो गई। आगे एक सोशलिस्ट लीडर जोसेफ स्टालिन ने सोशलिज्म का एक्सपेंशन करते हुए यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स की नींव रखी। इसके अलावा रेवोल्यूशन के बाद नई गवर्नमेंट के सामने कई चैलेंजेस थे। जैसे उस समय रशिया इकोनॉमिक वूज फेस कर रहा था और न्यू गवर्नमेंट का पहला काम इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करना था। इसके लिए सबसे पहले जरूरी था कि रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्राइसिस से बाहर निकाला जाए। लेनिन ने पावर्स को टेक ओवर करने के बाद पहला स्टेप ये लिया कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और बल्गेरिया के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क ट्रीटी करके रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अलग कर लिया। रशिया की सोशलिस्ट एस्टेब्लिशमेंट ने ज़ार मोनार्की द्वारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए किए गए सभी एक्सटर्नल डेट के रीपेमेंट को डिनाई कर दिया, जिस कारण रशिया के लिए फ्यूचर में एक्सपोर्ट, एक्सटर्नल लैंडिंग और फॉरेन एड के रास्ते बंद हो गए। इसका एक इम्पैक्ट ये भी हुआ कि अब रशिया को इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए डोमेस्टिक कैपिटल पर डिपेंड होना पड़ा, जिसके लिए यहां की जनता से ज्यादा टैक्स वसूला जाने लगा। इससे आम लोगों की लाइफ और भी ज्यादा स्ट्रगलिंग हो गई। कोई भी आइडियोलॉजी सुनने और समझने में जितनी आसान होती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन उतना ही टफ होता है। ठीक ऐसा ही रशियन रेवोल्यूशन के बारे में कहा जाता है। लेनिन ने खुद सोशलिज्म को बचाए रखने के लिए सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का गला घोंट दिया। रेवोल्यूशनरी लीडर्स अपनी स्पीच में जिस यूटोपिया की बात करते थे, वो रशिया में कभी आया ही नहीं। रेवोल्यूशन का एम मोनार्की की टिरनी का एंड करना था, लेकिन स्टालिन जैसे सोशलिस्ट लीडर ने
रशिया को ज़ार मोनार्की से कहीं ज्यादा आगे बढ़कर मैसेकर की सिचुएशन तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे रशियन सोशलिस्ट इंटॉक्सिकेशन मोड से बाहर आने लगे, जिनके प्रेशर की वजह से मिखाइल गोर्बाचेव जैसे लीडर्स ने कैपिटलिस्ट स्टेप्स लेना शुरू कर दिया। प्रेजेंट टाइम में रशिया वन पार्टी मोनार्की बना हुआ है, जिसके सुप्रीम लीडर है व्लादिमीर पुतिन। वर्ल्ड वॉर वन के बाद मल्टीपल ट्रीटीज साइन की गई। उनमें से वन ऑफ द मेन ट्रीटीज थी ट्रीटी ऑफ वसाय। ट्रीटी ऑफ वसाय को जर्मनी के साथ साइन किया गया था। इस ट्रीटी के अंडर जर्मनी टेरिटरीज को दूसरे यूरोपियन पावर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, जैसे एल्जस लोरेन फ्रांस को दे दिया गया, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया को इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया गया। जर्मनी के कुछ पार्ट्स बेल्जियम, पोलैंड और डेनमार्क को दे दिए गए। इसके अलावा सार और डेनसक में जर्मन पॉपुलेशन होने के बावजूद भी उन्हें लीग ऑफ नेशंस के अंडर रखा गया। डेनसक वेस्ट प्रूशिया का एक मेजर पोर्ट था। और इतना ही नहीं, सार के कोल माइंस के राइट्स 15 इयर्स के लिए फ्रांस को दे दी गई। ऑस्ट्रिया में ह्यूज जर्मन पॉपुलेशन रिसाइड करती थी। उसके बावजूद ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच यूनियन को फोरबिड कर दिया गया। अफ्रीका में जर्मन कॉलोनीज लीग ऑफ नेशन मैंडेट के अंडर रखी गई। इसके अलावा जर्मनी की मिलिट्री पावर को भी कर्ब किया गया। उसके कंपलसरी मिलिट्री सर्विस को बैन कर दिया गया। राइनलैंड को परमानेंटली डीमिलिटराइज कर जर्मनी और फ्रांस के बीच एक बफर जोन में कन्वर्ट कर दिया गया। जर्मनी को केवल 6 बैटलशिप्स और मैक्सिमम 1 लाख सोल्जर्स रखने की परमिशन थी। इसके अलावा जर्मनी को कोई टैंक और सबमरीन रखने की भी इजाजत नहीं थी। वर्ल्ड वॉर वन के लिए पूरी तरह से जर्मनी और उसके एलाइज को ब्लेम किया गया और इस कारण जर्मनी के ऊपर 2000 मिलियन पाउंड्स के वॉर रेपरेशंस भी लगा दिए गए। दोस्तों, ट्रीटी ऑफ वेज़ाई जर्मन्स के लिए ह्यूमिलिएशन का कारण बनी और बाद में इसे ही हिटलर के फैसिस्ट रिजीम ने यूज कर जर्मनी के एक्सपेंशन को जस्टिफाई किया। वर्ल्ड वॉर वन के बाद साइन की गई ट्रीटीज ने एक्सट्रीम नेशनल राइवलरीज को जन्म दिया, जिसने बाद में वर्ल्ड वॉर टू का रूप लिया। वर्ल्ड वॉर वन के बाद पीस एंश्योर करने के लिए एलाइड पावर्स ने 1920 में लीग ऑफ नेशंस स्टैब्लिश किए। लीग ऑफ नेशंस के रेफरेंस वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंट्स में भी देखे जा सकते हैं, जहां विल्सन ने वर्ल्ड पीस के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी स्टैब्लिश करने की बात कही थी। लीग ऑफ नेशन के मेन एम्स थे प्रिवेंशन ऑफ वॉर, इंटरनेशनल डिस्प्यूट का सेटलमेंट और इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लीग ऑफ नेशन इंटरनेशनल पीस मेंटेन करने में फेल हो गया और वर्ल्ड वॉर टू को रोक नहीं पाई। वन ऑफ द मेजर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ने लीग कभी ज्वाइन ही नहीं की और बाद में जापान ने भी लीग से विड्रॉ कर लिया। हालांकि सोशो इकोनॉमिक वर्क, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और रिफ्यूजी सेटलमेंट में लीग ने कुछ इंपॉर्टेंट काम किए और खास तौर पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्कर्स के वेलफेयर के लिए कमेंडेबल काम किया। इंटरनेशनल सेटलमेंट की बात करें तो किसी भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट में लीग ने जनरली मेजर पावर के फेवर में ही डिसीजन दिया। इस कारण से इसकी इमेज एक एलाइड पावर की ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बनकर रह गई। जर्मनी के अलावा लीग किसी भी और मेजर पावर को डिसआर्म करने के लिए कन्विंस नहीं कर पाया। वर्ल्ड डिसआर्ममेंट कॉन्फ्रेंस में जब हिटलर ने फ्रांस के साथ आर्मामेंट में इक्वालिटी की बात की तो फ्रांस ने इनकार कर दिया। इस बात का एक्सक्यूज देते हुए हिटलर ने वर्ल्ड डिसआर्ममेंट कॉन्फ्रेंस से क्विट कर दिया और जल्द ही लीग ऑफ नेशन और ट्रीटी ऑफ वसाई को भी डिनाउंस कर दिया। 1929 में आई मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद अग्रेसिव राइट विंग गवर्नमेंट्स का राइज हुआ और इन गवर्नमेंट्स ने लीग के कोवेनेंट्स को वायलेट किया। फॉर एग्जाम्पल, जापान ने मंचूरिया को इन्वेड किया और स्पेनिश सिविल वॉर में मसोलिनी और हिटलर ने इंटरवीन किया। 1937 में जापान ने चाइना को इन्वेड किया और 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया को एनेक्स कर लिया। राइट विंग गवर्नमेंट्स, स्पेशली इटली, जापान और जर्मनी के फैसिस्ट रिजीम्स ने इकोनॉमिक क्राइसिस का भरपूर फायदा उठाया। ऊपर से फ्रांस और यूएसए वॉर को प्रिवेंट करने के लिए इन रिजीम्स के प्रति पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट फॉलो कर रहे थे। इन सारे इंसिडेंट्स से ग्रेजुअली फैसिस्ट रिजीम्स पावरफुल होते चले गए और वर्ल्ड पीस के लिए एक मेजर थ्रेट बन गए और ये साफ हो चुका था कि वर्ल्ड वॉर टू अब इनएविटेबल है। 31 अगस्त 1939 को जर्मन पॉलिश बॉर्डर पर लोकेटेड जर्मन प्रोविंस वेस्ट अपर साइलीशिया में अंधेरे की आड़ में कुछ नाज़ीज पॉलिश यूनिफॉर्म्स पहनकर ग्लेविट्स रेडियो स्टेशन को सीज कर लेते हैं और एक एंटी जर्मन मैसेज ब्रॉडकास्ट करते हैं। इतिहास में ये इवेंट ग्लेविट्स इंसिडेंट के नाम से दर्ज हुआ है और ये वर्ल्ड वॉर टू का इमीडिएट फ्लैश पॉइंट बना। ये एक फॉल्स फ्लैग था, यानी एक वेल प्लान्ड और डिजाइन्ड इवेंट, जिसके तहत नाज़ीज ने ये दिखाया कि पॉलिश फोर्सेस ने जर्मन टेरिटरी पर अटैक किया था। ये इवेंट हिटलर के दर्जनों प्रोपेगेंडाज में से एक था
जिन्हें नाजीज ने पोलैंड इन्वेजन को जस्टिफाई करने के लिए डिजाइन किया था। इस डिजाइंड अटैक की आड़ में अगले ही दिन यानी 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड कर दिया और 3 सितंबर को फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड के सपोर्ट में जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दी। देखते ही देखते ये एक ग्लोबल वॉर में तब्दील हो गया और आज हम इसे वर्ल्ड वॉर 2 के नाम से जानते हैं। देखते ही देखते यूरोप में शुरू हुआ ये कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल वॉर बन गया। जर्मनी, इटली, जापान और कुछ छोटे देशों ने मिलकर ब्रिटेन लेड एलाइड फोर्सेस के खिलाफ एक्सेस फ्रंट बनाया और अर्ली 1941 तक उन्होंने मैसिव असॉल्ट्स कर पूरे कॉन्टिनेंटल यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका तक अपना दबदबा बढ़ाया। मिड 1940s में जर्मनी ने फ्रांस को कैप्चर कर एलाइज को सबसे बड़ा सेटबैक दिया। 27 सितंबर 1941 को जापान भी इस वॉर में कूद पड़ा और एशिया भी वॉर की चपेट में आ गया। खैर 22 जून 1941 को जर्मनी से सोवियत को इन्वेड कर लार्जेस्ट लैंड थिएटर ईस्टर्न फ्रंट को शुरू किया, जो जर्मनी के लिए डिजास्टर साबित होती है। एशिया पैसिफिक में तेजी से आगे बढ़ रहे जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक करके भूल कर दी। सोवियत इन्वेजन और पर्ल हार्बर के चलते वॉर में सोवियत और अमेरिकन एंट्री हुई, जिसने पूरा गेम बदल कर रख दिया। जून 1942 के बैटल ऑफ मिडवे में जापान और फिर 2 फरवरी 1943 को बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में सोवियत्स के हाथों जर्मन्स की हार से एक्सिस पावर्स का डाउनफॉल शुरू हो गया। एलीड पावर्स ने जर्मन ऑक्यूपाइड फ्रांस और इटली को कैप्चर कर लिया और पैसिफिक में जापान भी पीछे हटने में मजबूर हो गया। इटली में मुसोलिनी को मार दिया गया और अप्रैल 1945 को अडोल्फ हिटलर ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद जर्मनी ने अनकंडीशनली सरेंडर कर दिया। लेकिन जापान सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं था। इसीलिए अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक्स किए। जापान के पास कोई रास्ता नहीं बचा था और उसने भी 2 सितंबर 1945 को सरेंडर कर दिया। जनरली वर्ल्ड वॉर 2 के लिए नाजीज और हिटलर की सनक को जिम्मेदार बताया जाता है, जो सच भी है, क्योंकि हिटलर जिस विचारधारा का प्रोडक्ट था उसका नतीजा भयानक ही होना था। लेकिन हिटलर का राइज खुद में मिस्टीरियस है, जिसके जिम्मेदार कई फैक्टर्स हैं, जिनमें एलाइड फोर्सेस भी इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा उस दौर के कई फैक्टर्स और इवेंट्स ने भी इस वॉर को इनएविटेबल बनाया। भले ही ग्लिविट्स इंसिडेंट और पोलैंड इन्वेजन इस वॉर के इमीडिएट फ्लैश पॉइंट्स बने, लेकिन इसके बीच लगभग 20 साल पहले 28 जून 1919 को बोए गए। वर्ल्ड वॉर 1 के ओवर होने के बाद जर्मनी के साथ साइन की गई ट्रीटी ऑफ वर्साई ने जर्मन्स के लिए ह्यूमिलिएशन का कारण बना। इस ट्रीटी के तहत मैसिव वॉर रेपरेशंस को पे करने के लिए वीमर रिपब्लिक ने ट्रिलियंस ऑफ जर्मन करेंसी प्रिंट किए। इस फ्लॉड इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन पैदा हो गई। इन हार्श पनिशमेंट्स और रिप्रेशन के चलते जर्मनी में नाराजगी बढ़ने लगी और धीरे धीरे ये आउटरीच एक एक्सट्रीम अल्ट्रा नेशनलिज्म की लहर को जन्म देता है। इसके अलावा जर्मनी वर्साई के तहत अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए अमेरिकन बैंक्स से लॉन्ग टर्म लोन्स ले रहा था। लेकिन 1929 में आए ग्रेट डिप्रेशन के कारण अमेरिकन बैंक्स जर्मनी को ये लोन्स शॉर्ट नोटिस में पे करने के लिए फोर्स करने लगे। और तो और 1924 में डॉस प्लान के तहत दिए गए ये लोन्स जर्मन इंडस्ट्रीज को भी मदद कर रहे थे, लेकिन इनके बिना कई जर्मन इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर गईं। और इसका सबसे ऑब्वियस आउटकम था लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। 1933 में जब हिटलर पावर में आया, तब 33% जर्मन्स अनएम्प्लॉयड थे और 1930 से 1933 के बीच बेरोजगारों की संख्या 20 लाख से बढ़कर 61 लाख हो गई। इस समस्या के समाधान के लिए हिटलर ने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया और अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस और बाकी फ्रीबीज की शुरुआत की। लेकिन इससे इकोनॉमिक क्राइसिस और भी डिटीरिएट हो गए। विक्टर्स द्वारा जर्मनी, इटली और जापान के साथ हुए ट्रीटमेंट्स और ग्रेट डिप्रेशन जैसी इकोनॉमिक क्राइसिस का एक क्लियर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन था, जो वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे इंपॉर्टेंट कारण बना। और यही फैसिज्म और नाजिज्म का राइज का भी कारण बने। राइज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म। दोस्तों, इन सभी इश्यूज के कारण यूरोप में टोटलिटेरियन टेंडेंसीज और डिक्टेटरशिप्स का राइज हुआ। एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज लोगों को पसंद आने लगे और अल्ट्रा नेशनलिस्ट, मिलिटरिस्टिक और टोटलिटेरियन आइडियोलॉजीज अपने पैर पसारने लगी।
इटली में इसका नाम था फैसिज्म और जर्मनी में इसे नाजिज्म के नाम से जाना गया। इन आइडियोलॉजीज ने डेमोक्रेसी के खिलाफ मैसिव प्रोपेगेंडा चलाए और उससे जड़ से उखाड़ फेंकने की बात की। इटालियंस भी ट्रीटी ऑफ वर्साई से नाराज थे क्योंकि यूके, फ्रांस और यूएस ने इटली को वर्ल्ड वॉर वन के बाद इग्नोर कर दिया था। पुराने सीक्रेट नेगोशिएशंस में एलाइड पावर्स द्वारा इटली को प्रॉमिस किए गए लैंड्स नहीं मिले। ऊपर से इटली ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस और डेट्स में दबा हुआ था और मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट और अनरेस्ट फेस कर रहा था। इसलिए वहां कई पॉलिटिकल अनरेस्ट हुए और 1922 में बेनिटो मुसोलिनी ने दुनिया की पहली फांसीवादी डिक्टेटरशिप को एस्टेब्लिश किया। हिटलर ने जर्मन पॉपुलेशन से वही कहा जो वो सुनना चाहते थे। इसके अलावा हिटलर ने जर्मनी में लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश किया, जिस कारण जर्मनी की जनता और कैपिटलिस्ट भी पूरा भरपूर सपोर्ट कर रहे थे। ऊपर से ग्रेट डिप्रेशन के दौर में वीमर रिपब्लिक के फ्लॉड इकोनॉमिक पॉलिसीज के कारण भी जर्मन्स को डेमोक्रेसी और वीमर रिपब्लिक पर फेथ खत्म हो गया था। हिटलर की डिपार्टमेंट ऑफ प्रोपेगेंडा ने कंटिन्यूअस एंटीसेमेटिक व्यूज प्रोपेगेट कर जर्मन पॉपुलेशन का ब्रेन वॉश कर दिया। यहां तक कि स्कूल करिकुलम भी हिटलर के प्रोपेगेंडा के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया गया। हिटलर ने पब्लिक के अंडर कम्युनिज्म फोबिया इंसाइट किया और उसे अपने फेवर के लिए मैनिपुलेट किया। इतना ही नहीं, फ्रांस और ब्रिटेन के कंजर्वेटिव्स नाज़ीज से ज्यादा कम्युनिस्ट्स के प्रति सस्पिशियस थे और उन्होंने फ्रांस और यूएसएसआर के बीच साइन हुए एग्रीमेंट में मिलिट्री कोऑपरेशन क्लॉज ऐड नहीं होने दिया। स्कॉलर के अकॉर्डिंग अगर ये मिलिट्री कोऑपरेशन क्लॉज इंक्लूड होता तो शायद हिटलर कभी वॉर में एंटर ही नहीं करता। अपने पर्सनैलिटी कल्ट और भाषणों के चलते पहले वो जर्मनी का चांसलर बना और बाद में डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर उसने खुद को फ्यूरर डिक्लेयर कर दिया। जर्मनी की जनता से हिटलर ने जर्मनी की वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और ग्लोरी को रिस्टोर करने का वादा किया। जर्मन्स को सुपीरियर रेस बताते हुए उसने जर्मनी को एक्सपैंड कर लिविंग स्पेस के आइडिया को प्रमोट किया। पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया को इन्वेड किया। जापानीज भी वेस्टर्न यूरोप और वसई कॉन्फ्रेंस से नाराज थे। उन्होंने वसई में पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन उनकी डिमांड्स को कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिली। इसके अलावा ग्रेट डिप्रेशन के चलते जापानीज इकोनॉमिक सिचुएशंस भी सीरियस क्राइसिस फेस कर रही थी और वहां भी रेडिकल एलिमेंट्स फ्लरिश करने लगे। जापानीज मिलिट्री में घुसकर इन रेडिकल एलिमेंट्स ने पूरे एशिया को कॉन्कर करने की बात की। इसलिए उन्होंने पहले मंचूरिया और फिर बाकी चाइना को इन्वेड कर लिया। चलिए अब बात करते हैं लीग ऑफ नेशंस और उसके वर्ल्ड वॉर II कनेक्शंस की। वर्ल्ड वॉर II का अगला कारण था लीग ऑफ नेशंस का फेलियर। दोस्तों, हिटलर ओपनली ट्रीटी ऑफ वर्साई को डिनाउंस करने लगा और जर्मन मिलिट्री को पावरफुल बनाने लगा। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस हिटलर को सोवियत लेड कम्युनिज्म के खिलाफ यूज करना चाहते थे और इसलिए इनिशियली उन्होंने हिटलर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अपने नैरो इंटरेस्ट्स के चलते अलाइड पावर्स यूनाइट नहीं हुए और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। अगर ये देश शुरुआत से ही काउंटर मेजर्स लेते तो हिटलर कभी इतना पावरफुल नहीं बनता और वर्ल्ड वॉर II को रोका जा सकता था। अपीजमेंट या तुष्टीकरण का एक उदाहरण 1938 का म्यूनिक अग्रीमेंट था। इस अग्रीमेंट के तहत ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के चेकोस्लोवाकिया के जर्मन डोमिनेटेड इलाकों को अपने कब्जे में लाने की पूरी छूट दे दी। जर्मनी ने अग्री किया कि वो चेकोस्लोवाकिया के बाकी के इलाकों और किसी और देश पर अपनी नजर नहीं डालेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्च 1939 में नाज़ीज जर्मनी ने अपना वादा तोड़ दिया और बाकी के चेकोस्लोवाकिया को भी कैप्चर कर लिया। फिर भी ना तो ब्रिटेन और ना ही फ्रांस ने कोई एक्शन लिया। तुष्टीकरण की ये राजनीति सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस में ही नहीं, बल्कि हिटलर के प्रमुख आइडियोलॉजिकल विरोधी सोवियत संघ ने भी की। पोलैंड इन्वेजन के एक हफ्ते पहले ही सोवियत संघ और नाज़ीज ने मोलोटोव-रिबेनट्रॉप पैक्ट साइन किया। इस पैक्ट ने नाज़ीज की हिम्मत को और बढ़ावा दिया। ऑफिशियली और पब्लिकली तो ये पैक्ट एक नॉन अग्रेशन का अग्रीमेंट था, लेकिन न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स में रिवील हुआ कि उसके कई सीक्रेट प्रोटोकॉल्स भी थे। ये प्रोटोकॉल्स ही पहले जर्मनी के पॉलिश इन्वेजन का आधार बने और फिर 17 सितंबर को हुए सोवियत इन्वेजन ऑफ पोलैंड के। वैसे आइडियोलॉजिकली तो नाज़ीज और सोवियत संघ एक दूसरे के धूर विरोधी थे, लेकिन जियोपॉलिटिकल गेन्स और ब्रिटेन लेड फैक्शंस के प्रति म्यूचुअल हेट्रेड के चलते इन दोनों ने सीक्रेट प्रोटोकॉल्स के तहत ईस्टर्न यूरोप में अपने स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस को डिलिनिएट कर लिया। ऊपर से सोवियत का ब्रिटेन और फ्रांस के साथ कोई कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी नहीं हो पाया
और वो हिटलर को एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज के चलते थ्रेटन्ड फील कर रहा था। इसलिए 1939 में सोवियत ने अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव कर हिटलर से ही दोस्ती करनी चाहिए। फिर क्या था, पोलैंड सोवियत और नाज़ीज के बीच बांट दिया गया। पश्चिमी पोलैंड जर्मन कंट्रोल में और पूर्वी पोलैंड सोवियत के कंट्रोल में। यही नहीं, सोवियत ने 22 जून 1941 यानी लगभग 2 साल तक खुद को वॉर में इन्वॉल्व ही नहीं किया और हिटलर के एक्सपेंशनिस्ट एजेंडास के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि खुद के टेरिटरी को सेफगार्ड करने के लिए वो भी फिनलैंड और बाकी के ईस्टर्न यूरोप के देशों को इन्वेड करता रहा। पर नाज़ीवाद और हिटलर की सनक का शिकार उसे भी होना था। 22 जून 1941 को हिटलर ने ईस्टर्न फ्रंट को ओपन करते हुए सोवियत को इन्वेड किया और तब जाकर सोवियत की वॉर में फॉर्मली एंट्री हुई। वैसे ये हिटलर की बिगेस्ट मिस्टेक साबित हुई, लेकिन सोवियत की अपीजमेंट के चलते डिवास्टेशन रोक पाना मुश्किल था। अगर ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत पहले ही हिटलर का अपीजमेंट रोक देते और साथ आ जाते, तो शायद हिटलर इन्वेजन्स करने की सोच भी नहीं पाता और शायद इतिहास का ये डेडलीस्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट रोका जा सकता था। इस वॉर में लगभग 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए, जिनमें लगभग 60 लाख ज्यूज थे और 5 करोड़ बाकी सिविलियंस। पूरा यूरोप इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया, जिससे रिकवर करने के लिए वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। वॉर के डिस्ट्रक्शन के बाद वर्ल्ड पीस के प्रोटेक्शन, इंडिविजुअल्स के राइट्स के प्रोटेक्शन और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के लिए 1945 में यूनाइटेड नेशंस को स्टैब्लिश किया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के ओवर होने के बाद वर्ल्ड से यूरोपियन डोमिनेशन खत्म हो गया और बैलेंस ऑफ पावर कैपिटलिस्ट यूएस और कम्युनिस्ट यूएसएसआर की तरफ शिफ्ट हो गया और जन्म हुआ एक बाइपोलर वर्ल्ड का। अभी वर्ल्ड वॉर खत्म ही हुआ था कि दोनों सुपर पावर्स कोल्ड वॉर में एनगल्फ हो गए और अपने अलायंस नेटवर्क स्ट्रेंथन करने के लिए यूएसएसआर ने वॉरसो पैक्ट और यूएस ने नेटो डिजाइन किया। इंडिया, इजिप्ट, मॉरिशस जैसी कंट्रीज ने किसी भी सुपर पावर ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया और नॉन अलाइन मूवमेंट का पार्ट बने। इन कंट्रीज को थर्ड वर्ल्ड कंट्री का नाम दिया गया। यहां कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए और यूएसएसआर दोनों पावर्स इकोनॉमी, साइंस और टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स और मिलिट्री के फील्ड में अपनी हेगेमनी स्टैब्लिश करने के लिए कंपीट करने लगी। दोनों सुपर पावर्स में कभी कोई डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ी गई, लेकिन कोरियन वॉर और वियतनाम वॉर के रूप में प्रॉक्सी वॉर्स कंटिन्यू रही। यहां यूरोपियन डोमिनेंस कम होने के साथ ही एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में डीकॉलोनाइजेशन होने लगा और न्यू नेशन स्टेट्स इमर्ज होने लगे और इंडिया वॉर के बाद इंडिपेंडेंस गेन करने वाला फर्स्ट नेशन था। स्टालिन के बाद 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव यूएसएसआर के न्यू जनरल सेक्रेटरी बने और 1991 तक यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के साथ ही कोल्ड वॉर का भी एंड हुआ। दोस्तों, फ्रांसिस फुकुयामा अपनी बुक द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन में मेंशन करते हैं कि विद द ascendancy of Western liberal democracy, which occurred after the Cold War and the dissolution of the Soviet Union, humanity has reached not just the passing of a particular period of post-war history, but the end of history as such. That is the end of mankind's ideological evolution and the universalization of Western liberal democracy as the final form of human government. लेकिन वहीं बहुत से थिंकर्स फ्रांसिस फुकुयामा के एंड ऑफ हिस्ट्री से अग्री नहीं करते। दोस्तों, वैसे तो इंपीरियलिज्म आज खत्म हो चुका है, लेकिन उसके इल इफेक्ट्स आज भी इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया कॉन्फ्लिक्ट, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन सिविल वॉर के रूप में जिंदा हैं। तो दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री पर यह था हमारा वीडियो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ।